ये स्टोरी है गोकू के एक ऐसे टाइमलाइन जिसमें अपना हीरो गोकू एक लो क्लास सैयन नहीं बल्कि एक लेजेंडरी सुपर सैयन होता है। देखो वैसे तो ओरिजिनल सीरीज के अंदर अपना गोकू काफी ज्यादा पावरफुल है। इवन उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसी पावर और उसने एंजल्स की टेक्निक भी अवेक कर रखी है। सोचो जो अपना गोकू एक लो क्लास सैयन था वो एंजल्स के लेवल तक चला गया और इस टाइमलाइन के अंदर तो अपना गोकू एक लेजेंडरी सुपर सैयन है। तो देखते हैं स्टोरी में वो कितना आगे जाएगा। स्टार्टिंग में हमें प्लेनेट वेजिटा नाम का प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ अपना गोकू पैदा होता है। लेकिन यहाँ पर अपना गोकू सारे सैयन्स बच्चों में से सबसे ज्यादा पावरफुल था और उसी वक्त बार्डोक और गिने को सेंस हो गया था कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। तभी बार्डोक समझ गया था कि ये एक लेजेंडरी सुपर सैयन है और उसे सुनकर गिने काफी खुश हो जाती है। इस वक्त गोकू भले ही ज्यादा पावरफुल है लेकिन बार्डोक फिर भी एक चीज को लेकर डर रहा था कि अगर किंग वेजिटा को उसके बेटे के बारे में पता चल गया तो किंग वेजिटा उसे एक ऐसी जगह भेज देगा जहाँ खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी तक नहीं होगा। तभी बार्डोक डिसाइड करता है अब वो गोकू को इस प्लेनेट में नहीं रखेगा। बार्डोक गोकू को एक ऐसे प्लेनेट पे भेजेगा जहाँ के लोग काफी कमजोर होंगे और वो प्लेनेट कोई और नहीं बल्कि अपना अर्थ होता है जहाँ का माहौल काफी ज्यादा शांत होता है। और एक दिन प्लेनेट वेजिटा पर फ्रीजा आकर हमला करके प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर देता है। बार्डोक उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो फिर भी फेल हो जाता है और यहाँ प्लेनेट वेजिटा पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और दूसरी तरफ एक स्पेस पोर्ट अर्थ पर लैंड होता है और गेस करो उसके अंदर कौन होगा, और वो होता है अपना गोकू जो काफी ज्यादा रो रहा होता है। तभी ग्रैंडपा गोहान उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ जाने लगते हैं और वो देखते हैं कि एक छोटा बच्चा स्पेस पोर्ट में रो रहा होता है। और उसके बाद ग्रैंडपा गोहान डिसाइड करते हैं कि अब वो इस बच्चे का देखभाल करेंगे। उसके बाद उस बच्चे का नाम वो गोकू रखते हैं। तभी अपने ग्रैंडपा गोहान सेंस करते हैं कि गोकू एक नॉर्मल बच्चा नहीं है और वो शॉक तो तब हो जाते हैं कि जब गोकू की पावर लगातार बढ़ते रहती है। वो समझ जाते हैं कि इस बच्चे की पावर इतनी ज्यादा है कि वो पृथ्वी तक को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए ग्रैंडपा गोहान उसे मास्टर रोशी के पास ले जाते हैं ताकि गोकू अपने पावर्स को कंट्रोल कर पाए। तभी मास्टर रोशी मान जाते हैं गोकू को ट्रेन करने के लिए और गोकू और मास्टर रोशी को ट्रेनिंग करते करते 10 साल गुजर जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि ग्रैंडपा गोहान अब भी जिंदा हैं, जबकि ओरिजिनल स्टोरी में गोकू ग्रे टेप में ट्रांसफॉर्म होकर ग्रैंडपा गोहान को मार देता है। लेकिन इस टाइमलाइन में गोकू ऐसा नहीं करता और इसके पीछे क्या रीजन है वो आपको आगे पता लगेगा। इन दी मेन टाइम मास्टर रोशी गोकू को एक ऐसी टेक्निक सिखाने वाले थे जो कि काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होने वाला था और वो टेक्निक थी कामेहामेहा वेव। लेकिन ये वो कामेहामे नहीं था जो गोकू ओरिजिनल सीरीज में यूज करता था। ये एक ऐसा कामेहामे था जो अगर किसी को भी छू जाए तो उसका एग्जिस्टेंस ही मिट जाएगा। क्योंकि गोकू एक लेजेंडरी सुपर सैयन है तो उसकी पावर्स डे बाय डे बढ़ती रहती है तो उसकी हर टेक्निक काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी, ये तो तय है। इन दी मेन टाइम गोकू अपने पावर्स को धीरे धीरे बढ़ा रहा होता है और समय के साथ गोकू कई कैरेक्टर से मिलता है जैसे बुल्मा, यामचा, उलोंग और भी कई सारे कैरेक्टर से। और देखते ही देखते वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट भी आ चुका था तो अपना गोकू भी उस टूर्नामेंट में जाने की जिद करता है। तो ग्रैंडपा गोहान कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी पावर्स कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन गोकू के जिद के आगे ग्रैंडपा गोहान भी झुक जाते हैं और वो मान जाते हैं। लेकिन ग्रैंडपा गोहान कहते हैं कि तुम अपनी पावर्स का 1% ही यूज करना। तो गोकू भी इस चीज के लिए मान जाता है और उस टूर्नामेंट में गोकू पार्ट लेता है और लिटरली यार गोकू काफी आराम से जीत जाता है और वो बनता है पहला चैंपियन जो कि सिर्फ 6 साल का था। और उसे देखकर मास्टर रोशी और ग्रैंडपा गोहान काफी ज्यादा खुश थे। और टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद मास्टर रोशी गोकू से कहते हैं कि अब तुम्हें एक एडवेंचर पे जाना चाहिए ताकि तुम नई नई चीजें सीख सको। और मास्टर रोशी के कहते हैं गोकू एक एडवेंचर पर निकल जाता है। गोकू के एडवेंचर के दौरान उसके साथ काफी अजीब अजीब चीजें होती हैं और एडवेंचर के दौरान अपने गोकू को शौक लगता है और उसकी कुछ पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं। उसके अंदर बार्डोक होता है और वो कहता है कि आई एम सॉरी कैकरोट कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। इसके बाद अपने गोकू को याद आ जाता है कि बार्डोक और गिने उसके पेरेंट्स हैं और उन्होंने कहा था कि अगर वो सर्वाइव कर लेगा तो उनके पास वो जरूर आएंगे, लेकिन वो लोग नहीं आए हैं। इसका मतलब अब वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। तभी गोकू कहता है कि शायद मैं उन्हें ड्रैगन बॉल से रिवाइव कर पाऊं, लेकिन उसके लिए मुझे सिर्फ 1 साल का वेट करना होगा। इसके बाद गोकू दोबारा ग्रैंडपा गोहान के पास जाने लगता है ये पूछने के लिए कि वो गोकू से मिले कैसे। लेकिन ग्रैंडपा गोहान उसे बताने से मना कर देते हैं। लेकिन उसके बाद वो गोकू का मासूम चेहरा देखकर उसे बता देते हैं और गोकू ड्रैगन बॉल्स के जरिए क्या करना चाहता है ये सुनने के बाद ग्रैंडपा गोहान गोकू को सब कुछ बता देते हैं कि वो गोकू से कैसे मिले और वो गोकू के पेरेंट्स को रिवाइव करने के लिए राजी हो जाते हैं। ये सुनने के बाद गोकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हम सब दोबारा से एक साथ रह सकते हैं। इसके बाद गोकू सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लेता है। फिर उसके बाद गोकू शेनरॉन को समन करता है। तभी शेनरॉन आता है और गोकू उससे पूछता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पेरेंट्स को वापस अर्थ पर ले आओ। ये सुनने के बाद शेनरॉन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब वो लोग जिंदा नहीं हैं। तो गोकू बोलता है कि ठीक है तो तुम वापस उन्हें जिंदा कर दो। तभी शेनरॉन कहता है कि मेरे लिए ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लंबे समय से मरे हुए लोगों को मैं जिंदा नहीं कर सकता। और ये सुनकर गोकू काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी शेनरॉन कहता है कि ये मैं तो नहीं कर सकता लेकिन नैमिक के ड्रैगन बॉल्स ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद शेनरॉन दोबारा से अर्थ पर बिखर जाता है। इसके कुछ देर बाद ही मिस्टर पोपो नाम का आदमी गोकू से आकर कुछ कहता है कि अर्थ के गार्डियन
गार्डियन उससे मिलना चाहते हैं। इसके बाद गोकू गार्डियन कामी से मिलने चला जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद गोकू से कहा जाता है कि वो गोकू को ट्रेन करेंगे ताकि वो अपने पावर्स को कंट्रोल कर पाए। शुरू में गोकू कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन बाद में वो कामी के साथ ट्रेनिंग करने के लिए मान जाता है। कामी को गोकू के बारे में पता था, जिसके चलते वो गोकू को ट्रेन करने के लिए मान जाता है। इसके बाद कई साल गुजर जाते हैं और गोकू की शादी भी हो चुकी होती है और उसका बेटा भी था जिसका नाम उसने गोहान रखा था। एक दिन अर्थ पर एक स्पेस पोर्ट लैंड होता है, जिससे बाहर आता है अपना रेडिट्स और वो कहता है कि तो ये है प्लेनेट अर्थ जहाँ पर कैकारोट को भेजा गया था। तभी रेडिट्स अपने स्काउटर का यूज करके गोकू का पता लगा लेता है, लेकिन उसे गोकू की पावर काफी कम लगती है और वो सोचता है जब गोकू बच्चा था तो उसकी पावर 9000 थी, लेकिन अब 600 कैसे है? ऐसा कैसे हो सकता है जबकि गोकू एक लेजेंडरी सुपर सैयन है। तभी रेडिट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो लगातार उसी पावर का पीछा कर रहा होता है। तभी दूसरी तरफ गोकू और बाकी सब मास्टर रोशी के आइलैंड आए हुए होते हैं। तभी गोकू सेंस करता है कि उनके तरफ एक पावरफुल एनर्जी आ रही होती है और गोकू के ऐसा कहते ही क्रिलेन और मास्टर रोशी अलर्ट हो जाते हैं। तभी रेडिट्स वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहता है तो फाइनली तुम मुझे मिली गई कैकारोट। क्या कैकारोट? मेरा नाम तो गोकू है ना? अरे हाँ, तुम्हें कैसे याद होगा, तब तो तुम एक छोटे बच्चे थे ना जब तुम्हें इस प्लेनेट पर भेजा गया था। तुम्हारा असली नाम है कैकारोट और तुम एक सैयन हो मेरी तरह। और हाँ कैकारोट, तुम मुझे एक चीज बताओ कि तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? तभी गोकू कहता है कि आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मेरा नाम गोकू है। तभी रेडिट्स कहता है कि चलो कैकारोट, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तभी गोकू बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, जबकि हम दोनों एक ही प्लेनेट से हैं, तो मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी रेडिट्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो मास्टर रोशी को एक पंच मारता है, जिसके चलते गोकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पावर्स को इंक्रीज करने लगता है, जिसे देखने के बाद रेडिट्स काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो क्या तुम सच में लेजेंडरी सुपर सैयन हो? तभी गोकू रेडिट्स पे जाके अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन रेडिट्स गोकू से माफी मांगने लगता है और मास्टर रोशी से भी माफी मांगता है। उसके बाद रेडिट्स जाकर गोकू से गले लग जाता है और गोकू को उसके पास्ट के बारे में सब कुछ बता देता है और रेडिट्स की बात सुनकर गोकू पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। तभी गोकू रेडिट्स को अपना प्लान बताने लगता है कि वो दोबारा अपने पेरेंट्स को रिवाइव करना चाहता है। ऐसा सुनकर रेडिट्स भी गोकू की मदद करने के लिए अर्थ पर रुक जाता है। इसके बाद रेडिट्स धीरे धीरे सबके साथ घुल मिल जाता है। तभी दूर किसी प्लेनेट पर वेजिटा और नापा बात कर रहे होते हैं। लगता है कि रेडिट्स को कैकारोट ने मार दिया होगा, तभी तो उसका कनेक्शन टूट गया। तभी वेजिटा डिसाइड करता है कि अब वो अर्थ पर जाएगा। तभी नापा और वेजिटा अर्थ पर निकल जाते हैं। तभी एक दिन अचानक अर्थ पर 2 स्पेस पोर्ट लैंड होता है और उसके अंदर से निकलते हैं वेजिटा और नापा और उनके आते ही गोकू और रेडिट्स सेंस कर लेते हैं कि वेजिटा और नापा अब अर्थ पर आ चुके हैं। तभी सारे लोग वेजिटा और नापा की तरफ जाने लगते हैं। तभी वेजिटा रेडिट्स को जिंदा देखकर कहता है लगता है तुम अब तक जिंदा हो, लगता है कि तुमने हमारा साथ छोड़कर अपने भाई का साथ दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। तभी वेजिटा रेडिट्स को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन गोकू उसका रास्ता रोक लेता है। इसके बाद दोनों फाइट करने लगते हैं और थोड़ी देर फाइट चलती है। तभी वेजिटा नोटिस करता है कि वो गोकू से बहुत बुरी तरह हार रहा है। तभी वेजिटा कहता है कि ये कैसे हो सकता है, एक लो क्लास सैयन होते हुए भी ये मुझे कैसे हरा सकता है। तभी रेडिट्स कहता है कि क्या बात है वेजिटा, लगता है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मेरा भाई गोकू कोई लो क्लास सैयन नहीं बल्कि एक लेजेंडरी सुपर सैयन है। ये सुनने के बाद वेजिटा पूरी तरह शॉक हो जाता है। तभी वेजिटा गुस्से में आकर गैलिक गन गोकू पर छोड़ देता है, लेकिन लिटरली अपने गोकू को कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर वेजिटा पूरी तरह पागल हो जाता है और इसी पागलपन में वो ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन फिर भी वो गोकू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और इसके चलते वेजिटा को गोकू के सामने हार मानना पड़ता है। तो इसका मतलब ये सच है कि गोकू एक लेजेंडरी सुपर सैयन है? नहीं, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। तभी वेजिटा भी गोकू के साथ ज्वाइन हो जाता है और गोकू वेजिटा को सब कुछ बता देता है कि वो ड्रैगन बॉल का यूज करके क्या करने वाला है और अब उन लोगों के पास एक और मिशन आ चुका है। गोकू के पेरेंट्स को रिवाइव करने के अलावा फ्रीजा से प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने का बदला लेंगे। क्या अब वो लोग फ्रीजा को मार सकते हैं? क्योंकि अब उनके साथ है गोकू जो कि एक लेजेंडरी सुपर सैयन है। इसके बाद सब लोग प्लेनेट नैमिक के लिए निकलने लगते हैं ताकि वो लोग ड्रैगन बॉल के जरिए गोकू के पेरेंट्स को रिवाइव कर सके। और जब अपने हीरोज प्लेनेट नैमिक पर पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ हमें फ्रीजा दिखाई जाता है जिसे कुछ पावरफुल एनर्जी सेंस होती है और ये एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि अपने हीरोज की होती है। और तभी फ्रीजा उस एनर्जी का पीछा करने लगता है और पहुंच जाता है अपने हीरोज के पास। उसके बाद फ्रीजा अचानक उन पर अटैक कर देता है, लेकिन अपना गोकू से बीच में आकर रोक देता है और उसके बाद गोकू और फ्रीजा की बहुत ज्यादा इंटेंस वाली फाइट होती है और उस फाइट में फ्रीजा गोकू पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि अपना गोकू जैसे ही पावर अप करता है उसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि फ्रीजा पूरी तरह शॉक हो जाता है और गोकू बहुत इजीली एक कामेहामे मार के उसे इरेज कर देता है, मतलब कि उसका एग्जिस्टेंस ही मिटा देता है। अब सब लोग खुश हो जाते हैं और वेजिटा कहता है कि कैकारोट तुमने फाइनली फ्रीजा को हरा ही दिया। पता नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सच है, लेकिन तुमने वो पॉसिबल कर दिया है कैकारोट। फिर गोकू नैमिक के ड्रैगन बॉल का यूज करके पोरोंगा को समन करता है और फिर गोकू कहता है कि तुम मेरे पेरेंट्स को रिवाइव कर दो। लेकिन फिर पोरोंगा गोकू से कहता है कि मैं तुम्हारी ये विश पूरी तो कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 2 विश और लगेगी। इसके बाद गोकू कहता है कि कोई
बात नहीं, मुझे चलेगा, तुम मेरे पेरेंट्स को यहीं पर रिवाइव कर दो। फिर पोरोंगा उन्हें रिवाइव कर देता है और फिर हम बार्डोक और गिने को देखते हैं। उसके बाद बार्डोक कहता है कि क्या हम सच में रिवाइव हो गए, और दूसरी तरफ गिने कहते हैं कि हाँ शायद हम रिवाइव हो गए। फिर बार्डोक कहता है कि आखिर ये किसने किया। फिर बार्डोक की नजर गोकू और रेडिट्स पर जाती है। तभी रेडिट्स कहता है कि हाँ आप लोग रिवाइव हो चुके हो, लेकिन ये मैंने नहीं किया है, ये इम्पॉसिबल चीज को कैकरोट ने किया है। तभी गोकू इमोशनल होकर बार्डोक के गले लग जाता है और ये सब चीज देख के वेजिटा भी काफी खुश हो जाता है। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं थी, लेकिन अचानक से कहीं से बहुत ज्यादा एनर्जी आने लगती है, जिसे सेंस करके सब लोग डर जाते हैं। लेकिन ये एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि फ्रीजा की होती है, जिसे गोकू और बाकी लोग देखकर बोलते हैं क्या फ्रीजा अभी जिंदा है। तभी वेजिटा कहता है कि कैकरोट तुमने तो उसे मार दिया था ना। तभी गोकू कहता है कि हाँ मैंने तो उसे मार दिया था, लेकिन पता नहीं ये जिंदा कैसे हो गया। तभी गोकू फ्रीजा पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन फ्रीजा गोकू के सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन कुछ ही पलों में हालात बदलने लगते हैं। धीरे धीरे फ्रीजा गोकू पर डोमिनेट करने लगता है। इसके बाद दोनों के बीच ताकतवर, तेज और खतरनाक अटैक्स की बारिश होने लग जाती है। उनकी फाइट इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि बार्डोक और बाकी सबको पीछे हटना पड़ जाता है। और कुछ देर फाइट चलने के बाद फ्रीजा नोटिस करता है कि अब गोकू उस पर हावी होने लगा है, और ये देखते ही फ्रीजा गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर्स को 50% तक रिलीज कर देता है। अब वो गोकू पर दोबारा जोरदार अटैक करता है और एक बार फिर से फ्रीजा का पलड़ा भारी होने लगता है। लेकिन गोकू भी पीछे नहीं रहता, वो अपनी लिमिट को तोड़ते हुए अपनी रेज में और ज्यादा पावर रिलीज करता है और फ्रीजा पर बिना रुके लगातार अटैक्स करने लगता है। ये देखकर फ्रीजा एक बार फिर से पूरी तरह हैरान हो जाता है। मैं अपनी पूरी पावर यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी मुझ पर कैसे हावी हो रहा है। लेकिन तभी फ्रीजा समझ जाता है कि अब हालात उसके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं और फ्रीजा कहता है कि मैं इस फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, मुझे जल्दी से ये खेल खत्म करना होगा, मुझे इसे हराना ही होगा। ऐसा कहते ही फ्रीजा अपनी 80% पावर रिलीज कर देता है और ऐसा करते ही फ्रीजा की एनर्जी आसपास के इलाके को तहस नहस करने लग जाती है। फ्रीजा बिना रुके गोकू पर अटैक करने लग जाता है। फ्रीजा के सामने गोकू कुछ खास नहीं कर पा रहा था। तभी एक एनर्जी ब्लास्ट गोकू के पास आकर फटता है और चारों तरफ धूल और मिट्टी फैल जाती है। तभी गोकू को लगता है कि वो ब्लास्ट जाकर सीधा उसकी मॉम को लगा है। अब तक गोकू अपने पावर और गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल बनाए हुए था, लेकिन इस सीन के बाद वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो बैठता है। गोकू एक ऐसी अल्टीमेट पावर अचीव करता है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पूरा का पूरा प्लेनेट ही कांपने लगता है। और दूसरी ओर हम बीरस का ही प्लेनेट देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शेक हो रहा होता है और उस वक्त बीरस नींद में होता है। लेकिन गोकू के एनर्जी सेंस होते ही बीरस तुरंत जाग जाता है और वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि ये पावर इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। और वीस भी चौंक जाता है और बोलता है माय लॉर्ड आप इतनी जल्दी जाग गए। बीरस सामने देखते हुए जवाब देता है पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और उसकी नजर गोकू और फ्रीजा के बीच फाइट में चली जाती है। बीरस गंभीर आवाज में बोलता है पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये पावर बहुत जानी पहचानी लग रही है। तभी वीस सामने देखता है और कहता है माय लॉर्ड आप क्या देख रहे हैं। बीरस की नजर स्क्रीन पर टिक जाती है, ये फ्रीजा और एक मोर्टल के बीच फाइट हो रही है। तभी वीस चौंक जाता है और कहता है कि एक मोर्टल, ऐसा कौन सा मोर्टल है जो फ्रीजा के साथ फाइट कर सकता है। तभी बीरस थोड़ी देर सोचता है ये मोर्टल तो पहले खत्म हो जाना चाहिए था ना, फिर भी ये जिंदा कैसे है। और विश भी उस पावर को सेंस करता है और कहता है ऐसा लग रहा है कि इसकी एनर्जी गॉड जैसी लग रही है। लेकिन फिर विश ध्यान से देखने लगता है और गोकू को देखने के बाद वो बोलता है कि माय लॉर्ड कुछ जाना पहचाना एहसास हो रहा है। बीरस गंभीर होकर जवाब देता है हाँ यही वो फीलिंग है जिसकी वजह से मेरी नींद खुल गई थी। और फिर विश हैरान होकर बोलता है कि अब बताओ आप क्या करना चाहते हो। और बीरस थोड़ी देर चुप रहता है और फिर बोलता है मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मुझे एक ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, हमें तुरंत उस प्लेनेट पर जाना होगा। फिर विश कहता है कि जैसा आप कहें। और फिर दूसरी तरफ गोकू और फ्रीजा की फाइट और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। गोकू के अटैक से फ्रीजा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और फ्रीजा को अपनी पावर्स को मेंटेन करने में भी दिक्कत हो रही थी। और फ्रीजा कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, एक मॉर्टल मुझे इस तरह कैसे डैमेज दे सकता है। और पहली बार फ्रीजा के अंदर डर और गुस्से का भाव महसूस हो रहा था, आखिर ये इतना पावरफुल कैसे बन जा रहा है। फ्रीजा भारी सांस लेते हुए सोचता है लगता है कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो गोकू की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है तो ठीक है मंकी, लगता है तुम्हें मेरा 100% पावर देखना है तो यही सही। और फिर फ्रीजा अपना पावर अप करना शुरू कर देता है। उसके पावर अप करने से पूरा का पूरा इलाका तेज रोशनी से भर जाता है और कुछ पलों के बाद ही रोशनी के बीच से फ्रीजा बाहर निकलता है। फ्रीजा को देखते ही गोकू तुरंत उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार गोकू के अटैक का फ्रीजा पर कोई असर नहीं होता। अगले ही पल फ्रीजा गोकू को उसके चेहरे से पकड़ लेता है और उसे जमीन पर घसीटते हुए इधर उधर पटकने लगता है। गोकू खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ्रीजा के हाथों से निकल ही नहीं पाता। तभी फ्रीजा चिल्लाते हुए कहता है फाइनली मंकी। वो हल्की हंसी हंसते हुए आगे बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे अपनी 100% पावर का यूज करने पर मजबूर कर दोगे। फ्रीजा की आंखों में साफ घमंड और गुस्सा दिखाई देता है, तुम पहले और आखिरी हो जिसे हराने के लिए मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा। तभी फ्रीजा अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है चलो अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। इतना कहते ही फ्रीजा गोकू के चेहरे पर एक की ब्लास्ट दे मारता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और चारों ओर धूल मिट्टी फैल जाती
जाती है। फ्रीजा बिना रुके बाकी सबके तरफ बढ़ता है। वो अपनी उंगलियों से लगातार एनर्जी ब्लास्ट फायर करने लग जाता है और हंसते हुए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी फ्रीजा को उसके पीछे कुछ महसूस होने लग जाता है। गोकू बेहोशी की हालत में होने के बावजूद दोबारा खड़ा हो चुका होता है, लेकिन इस बार गोकू से निकलने वाली पावर पूरी तरह अलग थी और ना ही ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट थी और ना ही किसी ट्रेनिंग से आई हुई पावर थी। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, लेकिन जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आपको सब साफ हो जाएगा। वेजिटा, बार्डोक और बाकी सब गोकू को देखकर पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। बार्डोक भारी आवाज में कहता है, ये किस तरह का फॉर्म है। वेजिटा भी शौक होकर बोलता है, आखिर ये चीज है क्या, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो गोकू की तरफ देखते हुए कहता है, जब ये गिरकर दोबारा खड़ा हुआ इसका ऑरा पूरी तरह बदल चुका है। और उसी पर सबको एहसास हो जाता है ये लड़ाई अब एक नई लेवल पर पहुंच चुकी है। अब गोकू की इतनी अजीब हो चुकी थी कि कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर कर क्या रहा है। उसकी पावर्स को सेंस करना मुश्किल लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ बीरस और वीस उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें भी गोकू की पावर साफ साफ महसूस होने लग जाती है। बीरस चौंक कर कहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये पावर मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। और वो विस की तरफ देखते हुए कहता है कि विस, हमें जितना जल्दी हो सके वहाँ चलना होगा। और विस सीरियस आवाज में कहता है कि जैसा आप कहें लॉर्ड बीरस। अब वापिस बैटलफील्ड में हम देखते हैं फ्रीजा गोकू को देखकर पूरी तरह हैरान हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब गोकू किस स्टेट में है। फ्रीजा लगातार अटैक करता है, लेकिन गोकू उसके हर अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। अगले ही पल गोकू एक सिंगल की ब्लास्ट फायर करता है और वहीं एक अटैक फ्रीजा को दूर जाकर पटकता है। फ्रीजा जमीन पर गिरता है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो सोचता है कि सिर्फ एक अटैक में इतना ज्यादा डैमेज। फिर फ्रीजा गुस्से में आकर गोकू पर जोरदार अटैक करने लग जाता है, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। गोकू और फ्रीजा की फाइट में गोकू अब पूरी तरह फ्रीजा को डोमिनेट कर चुका था। हर सेकंड के साथ फ्रीजा की और भी हालत खराब होती जाती है। आखिरकार फ्रीजा जख्मी हालत में जमीन पर गिर जाता है। गोकू से खत्म करने के लिए उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और आसपास सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अब फैसला होने वाला था। लेकिन तभी अचानक गोकू जमीन पर गिर पड़ता है और सब कुछ शांत हो जाता है और कोई भी इस बात को समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। और दूसरी तरफ फ्रीजा जख्मी हालत में गोकू की तरफ बैठा होता है। वो कांपते हुए दोबारा किसी तरह खड़ा हो जाता है और जोर से हंसते हुए कहता है, आखिरकार किस्मत ने भी मेरा ही साथ दिया। फ्रीजा अपनी हथेली से एक विशाल एनर्जी बॉल बनाता है और गोकू पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ दूर से एक की ब्लास्ट आती है और वो सीधा फ्रीजा को बीच से काट देती है और फ्रीजा की आंखें फैल जाती है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। अगले ही पल सबकी नजर आसमान में पड़ जाती है। वहाँ एक मिस्टीरियस कैरेक्टर खड़ा होता है। उसे देखकर कोई भी समझ नहीं पाता कि वो कौन है और उसका मकसद क्या है, और सब लोग उस कैरेक्टर को देख के हैरान हो जाते हैं और वेजिटा भी ऊपर देख रहा होता है। एंड तभी वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उस कैरेक्टर के साथ एक और मिस्टीरियस कैरेक्टर था जिसे वो दूसरा कैरेक्टर बॉस बोल रहा था। और फिर उसका बॉस कहता है, मुझे इसे यहाँ से जल्दी ले जाना होगा। और वो कैरेक्टर गोकू की तरफ जा रहा होता है एंड तभी उसे रोकने के लिए वहाँ वेजिटा और बार्डोक आ जाते हैं। लेकिन उस कैरेक्टर की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो वेजिटा और बार्डोक को आराम से डोमिनेट कर देता है। एंड वो कैरेक्टर एक टेक्निक का यूज करता है जिसकी वजह से सारे लोग पैरालाइज हो जाते हैं और वो कैरेक्टर गोकू को उठा लेता है। उसके बाद वो कहता है कि अलविदा मोर्टल्स, मुझे इसे ले जाना ही होगा। एंड वहाँ पर तभी बीरस और वीस भी आ जाते हैं, जिसे देखकर वो कैरेक्टर थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी बीरस बोलता है कि तुम कौन हो, ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि मैं तुम सबको जल्दी खत्म कर दूंगा। फिर बीरस कहता है कि जरा तुम उस मोर्टल को नीचे रखोगे, मुझे उससे बहुत सारे सवाल करने हैं, इसलिए तुम उसे नीचे कर दो, नहीं तो तुम्हें मारने के चक्कर में मैं इसे ही मार दूंगा। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी नहीं बदले बीरस, ये तुम क्या बोल रहे हो, चलो अब मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। उसके बाद वो कैरेक्टर एक टेक्निक का यूज करता है जिसकी वजह से बीरस के सिर में दर्द होने लग जाता है और फिर बीरस गुस्से से उस पर अटैक कर देता है और फिर वो कैरेक्टर बीरस के सभी अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है। फिर बीरस वीस को ऑर्डर करता है, तुम जाकर गोकू को उससे छीन लो। और वीस उस कैरेक्टर की तरफ बढ़ता है जिससे उस कैरेक्टर का ध्यान भटक जाता है और वो बीरस के अटैक में आ जाता है और वीस उससे गोकू को ले लेता है। और फिर वो कैरेक्टर गुस्से से पावर अप करने लग जाता है और बीरस को बोलता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बीरस, अब मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसा कहते ही वो कैरेक्टर एक मिस्टीरियस अटैक तैयार करता है और बीरस की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन तभी अचानक वो अपने अटैक को वेपराइज कर देता है और रुक जाता है। इसके बाद वो बोलता है कि शिट, इन सब की वजह से मेरा टाइम खत्म हो गया। और उसके बाद वो बीरस को कहता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा और अगले बार मैं तुम्हें खत्म ही कर दूंगा। ऐसा कहते ही वो एक पोर्टल बनाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वीस लॉर्ड बीरस से पूछता है कि आखिर आपको हो क्या गया था। इसके जवाब में बीरस कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था। और बीरस चारों तरफ देखता है कि गोकू और बाकी सब फाइटर्स पूरी तरह जख्मी हैं। और तभी बीरस वीस को ऑर्डर देता है कि इन सबको हील कर दो। वीस बिना समय गवाए अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए गोकू और बाकी सब जी फाइटर्स को हील कर देता है। और हील होने के बाद बाकी सब लोग बीरस से सवाल करते हैं कि आखिर आप हो कौन। और फिर वीस मुस्कुराते हुए कहता है, ये इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं। ये सुनते ही सब लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। और फिर विस ये भी बताता है कि वो खुद भी एक एंजल है। इतना सुनते ही बाकी लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, इतने इम्पोर्टेंट बीइंग यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी विस कहता है कि वो लोग कुछ पावर्स की तलाश में वहाँ पर आए हैं। लेकिन बीरस बीच में ही कह
कह देता है उस अजीब ताकत के बारे में, उसे भी ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद व्हीस बेहोश पड़े गोकू को अपने साथ ले जाने लग जाता है। ये देखकर बाकी सब लोग उससे सवाल करने लग जाते हैं, आप गोकू को कहाँ ले जा रहे हो? व्हीस शांति से जवाब देता है, हम इसे ट्रेन करेंगे ताकि ये अपनी असली पावर्स को समझ सके। ये सुनते ही वेजिटा आगे बढ़ता है, उन सबसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी ट्रेनिंग चाहिए। वेजिटा को भी एहसास हो गया था कि इस यूनिवर्स में गोकू से भी ज्यादा ताकतवर लोग मौजूद हैं। आज की फाइट में वो खुद कुछ नहीं कर पाया था और यही बात उसे अंदर से तोड़ रही थी। लेकिन तभी व्हीस कहता है कि अगर गोकू के साथ एक और पार्टनर रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सोचने के बाद बीरस मान जाता है। इसके बाद बीरस और व्हीस गोकू और वेजिटा को अपने साथ अपने प्लेनेट पर ले जाते हैं और रास्ते में ही गोकू होश में आ जाता है। लेकिन बड़े ही आराम से व्हीस गोकू के सारे डाउट को क्लियर कर देता है। आखिरकार गोकू और वेजिटा दोनों ही बीरस के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही व्हीस सबसे पहले वेजिटा को बेसिक ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, जबकि गोकू को आने वाली कहीं ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग के लिए तैयार कर सके। और यहीं से शुरू होती है कि नई लेवल की ट्रेनिंग। व्हीस गोकू से कहता है अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करो और मुझ पर अटैक करो। ये सुनते ही गोकू सीरियस हो जाता है। अगले ही पल में वो अपने कंट्रोल सुपर सैयन लेजेंडरी फॉर्म में आ जाता है और व्हीस पर तेज अटैक्स की बारिश कर देता है। कुछ देर तक दोनों के बीच जबरदस्त फाइट चल रही होती है, लेकिन तभी बीरस बोलता है, गोकू फ्रीजा के खिलाफ जो पावर्स तुमने यूज की थी वही पावर्स अब तुम इस्तेमाल करो। गोकू थोड़ी झिझक के साथ जवाब देता है, उस पावर्स पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। तभी व्हीस मुस्कुराते हुए कहता है, टेंशन मत लो, अगर तुम्हारी यहाँ पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाए तो कोई खतरा नहीं होगा। ये सुनकर गोकू मान जाता है और धीरे धीरे अपनी पावर्स को रिलीज करने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और दूर बैठा बीरस सब कुछ ध्यान से देख रहा होता है। और फिर तभी गोकू पूरी तरह कंट्रोल खो देता है और व्हीस पर जबरदस्त हमला कर देता है। कुछ देर तक गोकू के अटैक्स झेलने के बाद व्हीस कहता है, इसकी पावर्स वाकई में कमाल की है। अगर ये अपनी पावर्स पे कंट्रोल सीख जाए तो इसकी ताकत 10 गुना बढ़ सकती है। लेकिन हमला बिगड़ते देख व्हीस गोकू को कंट्रोल में लाने के लिए उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ वेजिटा जो बेसिक ट्रेनिंग कर रहा होता है वो व्हीस से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी ट्रेनिंग हार्ड कर दी जाए। तभी व्हीस उसकी बात मान लेता है और वेजिटा की ट्रेनिंग पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि गोकू अपने पावर्स को कंट्रोल करते हुए लेजेंडरी सुपर सैयन 3 तक पहुंच चुका है और वेजिटा सुपर सैयन गॉड तक अपनी पावर्स को इंक्रीज कर चुका है। इसके बाद दोनों पृथ्वी पर लौट जाते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए। लेकिन तभी अर्थ पर गोकू को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। ड्रैगन बॉल की हेल्प से रेडिट्स को दोबारा रिवाइव कर दिया गया था और रेडिट्स को देखते ही गोकू इमोशनल हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। और वहीं दूसरी तरफ वेजिटा नापा से जाकर बात करता है। इसके बाद गोकू और वेजिटा फैसला करते हैं कि अब वो अर्थ पर ही रहेंगे। और दूसरी तरफ व्हीस बीरस से पूछता है, आपने गोकू और वेजिटा दोनों को धरती पे भेजने का फैसला क्यों किया? तभी बीरस सीरियस होकर जवाब देता है, उन दोनों को बुलाने का सिर्फ एक ही कारण था, गोकू की वो पावर्स। मुझे लग रहा था कि वो पावर्स पहले से ही जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन अब तक समझ नहीं आया कि क्यों। फिर बीरस उस मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में बात करता है। पता नहीं वो कौन था, लेकिन वो जरूर कुछ एक बहुत बड़ा सीक्रेट जानता है। तभी व्हीस पूछता है, तो क्या आपने इसीलिए गोकू को धरती पर भेजा ताकि आप उसे ढूंढ सकें? बीरस मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ हम धरती पर देखते हैं जहाँ गोकू अपने परिवार के साथ बैठा हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि किसी को उसकी हर हरकत पर नजर है। लेकिन तभी गोकू को कुछ अजीब सा सेंस होता है। वो तुरंत बाहर निकलकर देखता है और तभी उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वो मिस्टीरियस कैरेक्टर एक बार फिर से धरती पर आ चुका था। वो सीधा बोल देता है कि वो एक बार फिर से गोकू को ले जाने आया है, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती। तभी गोकू गुस्से में उस पर सीधा अटैक कर देता है। फाइट शुरू होते ही गोकू लगातार अटैक करता है, लेकिन वो कैरेक्टर बड़े ही आसानी से गोकू के सारे अटैक से बच जाता है। और वो कैरेक्टर बोलता है, इन छोटे मोटे अटैक से तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी वो मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो तुम्हें एक मौका दिया जाए, अपनी फुल पावर यूज करके मुझ पर अटैक करो। ये सुनते ही गोकू बिना वक्त गवाए लेजेंडरी सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है और जबरदस्त हमला करता है। गोकू की इस पावर को देखकर वो मिस्टीरियस कैरेक्टर कहता है, नॉट बैड, तुम पिछले बार से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। इसके बाद दोनों ही एनर्जी अटैक्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तभी अचानक से वेजिटा आगे बढ़ता है। सबको लगता है कि शायद वो उन दोनों के बीच में टिक नहीं पाएगा, लेकिन अचानक से वेजिटा हल्की सी स्माइल देता है और सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी पावर्स को देखकर वहाँ मौजूद हर कोई हैरान हो जाता है। रेडिट्स हैरान होकर कहता है, आखिर ये कैसी पावर है, मैं तो इसकी पावर्स को सेंस ही नहीं कर पा रहा। इसके बाद वेजिटा भी गोकू के साथ फाइट में ज्वाइन हो जाता है। दोनों पूरी ताकत से अटैक करते हैं। पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद वो दोनों मिलकर भी उसे ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाते। तभी वो मिस्टीरियस कैरेक्टर अचानक से अपना ब्लेड निकालता है और वेजिटा पर तेजी से अटैक कर देता है। तभी वेजिटा जमीन पर गिर जाता है और ये देखते ही गोकू का गुस्सा फूट पड़ता है और वो पहले से भी ज्यादा पावर्स के साथ उस पर फूट पड़ता है। थोड़ी देर फाइट देखने के बाद वो कैरेक्टर शांत होकर कहता है, तुम दोनों की पावर्स वाकई में कमाल की है। फिर वो आगे बढ़कर बोलता है कि कम से कम मैं तुम्हें अपना नाम तो बता ही सकता हूँ, मेरा नाम है फू। फिर भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है कि वो गोकू और वेजिटा से सीरियसली फाइट कर रहा हो। काफी देर तक लड़ते लड़ते गोकू और वेजिटा दोनों ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं,
लेकिन फो को देख के ऐसा नहीं लगता है कि उसे ज्यादा कुछ फर्क पड़ा हो। आखिरकार गोकू और वेजिटा एक दूसरे को देखते हैं और अपनी पूरी एनर्जी रिलीज करते हुए एक कंबाइंड फाइनल अटैक लॉन्च करते हैं और वो अटैक लगने के बाद फो को हल्का सा डैमेज जरूर होता है, लेकिन फिर भी कोई सीरियस इंजरी नहीं थी। वो धुएं के बीच में खड़ा होकर कहता है, तो ये है तुम्हारी पावर्स की लिमिट। वो आगे बढ़कर बोलता है, मानना पड़ेगा मोर्टल्स के हिसाब से तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे हराने के लिए ये पावर्स काफी नहीं है। और फिर अचानक एक पल में ही फो गायब हो जाता है और अगले ही सेकंड में वो वेजिटा के सामने आ जाता है और एक पावरफुल अटैक कर देता है। वेजिटा जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद फो सीधा गोकू के पास बढ़ता है और उस पर भी बेरहमी से अटैक करने लगता है। अटैक लगने के बाद गोकू की हालत भी बेहद खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। फो एक स्माइल के साथ कहता है, नॉट बैड मोर्टल्स, मुझे नहीं लगा था कि तुम अब भी खड़े रह पाओगे। फिर वो पलटकर बोलता है, चलो अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है। इतना कहते ही वो एक डार्क पोर्टल खोलता है, लेकिन तभी एक धमाका होता है और वो पोर्टल अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाता है और तभी फो चौंक जाता है। उसे हैरानी इस बात की नहीं थी कि पोर्टल टूट गया, बल्कि इस बात की हुई कि उसे बीरस और वीस की प्रेजेंस सेंस नहीं हुई। वो गुस्से से पूछता है कि तुम दो यहाँ पर कब आए? तुम दोनों इतनी देर से मौजूद थे यहाँ पर, लेकिन मुझे फिर भी सेंस क्यों नहीं हुआ? फिर अचानक वो रुककर कहता है कि एक मिनट, मुझे तुम्हारी पावर सेंस क्यों नहीं हो रही? तुम लोगों ने आखिर मेरे साथ क्या किया है? तभी वीस जवाब देता है, हमने कुछ नहीं किया। फिर आगे बढ़कर कहता है, बस जिस डायमेंशन से तुम अपनी पावर रिलीज कर रहे थे, हमने उसका लिंक काट दिया है। ये सुनते ही फो की आंखें सिकुड़ जाती है। तुम्हें इसके बारे में आखिर कैसे पता चला? वीस मुस्कुराकर कहता है, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। बीरस आगे बढ़ते हुए कहता है, बस इतना बताओ कि तुम आखिर गोकू के साथ क्या करना चाहते हो? तभी फो कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं बताने वाला, ठीक है? तभी बीरस की आंखों में गुस्सा आ गया था। वो फो पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट वीस से संपर्क करता है और तुरंत आने का आदेश देता है। ये सुनते ही बीरस अपना अटैक कैंसिल कर देता है। अगले ही पल फो को साथ लेकर वीस और बीरस ग्रैंड प्रीस्ट की पैलेस की ओर निकल जाते हैं। पैलेस में पहुंचते ही ग्रैंड प्रीस्ट फो को देखते हुए कहते हैं, अगर मुझे सही याद है तुम नेरको के आदमी हो ना, तो फिर तुम अब तक जिंदा कैसे हो? फो गुस्से से जवाब देता है, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट शांत रहते हैं। वीरस बीस से पूछते हैं, ये नेरको कौन है? तभी वीस सिर हिलाकर कहता है, मुझे भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि नेरको कोई और नहीं बल्कि जेरा का बड़ा भाई है, लेकिन कई मिलियन साल पहले जेरा की एक बड़ी गलती की वजह से नेरको और उसके सभी साथी मारे गए, फिर भी पता नहीं ये कैसे बच गया। तभी वीस सोचते हुए कहता है, जहाँ तक मुझे याद है कि ये डायमेंशन में ट्रैवल भी कर सकता है। ग्रैंड प्रीस्ट जवाब देते हैं कि ऐसा नहीं है, ये डायमेंशन में ट्रैवल नहीं करता, बल्कि ये उस डायमेंशन के बीच में मौजूद गैप में ट्रैवल करता है। वीस की आंखें चौड़ी हो जाती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एंड फिर तभी कहानी एक खतरनाक मोड़ पर चली जाती है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट सीरियस आवाज में बोलते हैं, लेकिन फिर भी इस ताकत का इस्तेमाल कुछ गिने चुने लोग ही कर सकते हैं। वो एक पल में रुकते हैं और आगे जुड़ते हैं, और अगर ये जिंदा है तो इसका मतलब तो शायद और भी लोग जिंदा हो सकते हैं। और ये बात पूरे माहौल को और भी सीरियस बना देती है। इसीलिए यहाँ फैसला लिया जाता है कि फो को एक खास रूम में बंद किया जाए, ताकि बाद में उससे पूरी पूछताछ की जा सके। गोकू, वीस और बीरस अभी ज़ेनो पैलेस पर होते हैं और वहाँ पर गोकू की पावर्स के बारे में बात चल रही होती है। लेकिन तभी बीरस बोलते हैं, आखिर मुझे उसकी एनर्जी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैं तो नेरको को जानता तक नहीं हूँ। इसका भी एक रीजन है, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है तुम्हें ये सब बताने का। सही वक्त से आपका क्या मतलब है? अगर नेरको जिंदा है तो पूरा मल्टीवर्स अभी खतरे में है, और इस मल्टीवर्स में शायद ही कोई ऐसा होगा जो उसे रोक सके। अब तक हम मानते आए थे कि नेरको अब मर चुका है, लेकिन फू के मिलने से ये साबित हो जाता है कि ये लोग कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। और इस मोर्टल के पास डिवाइन पावर कैसे है? ये एनर्जी तो नेरको से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, जो कि एक डिवाइन बीइंग है। और दूसरी तरफ हम अर्थ पर देखते हैं, अर्थ पर सब कुछ बहुत ज्यादा शांत होता है, लेकिन तभी एक मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाई देता है और वो बिना किसी रीजन के वेजिटा पर अटैक कर देता है। और उसे देखते ही वेजिटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी फुल पावर से हमला करता है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी, इतनी कोशिश के बावजूद वेजिटा एक भी अटैक उस पर लैंड नहीं कर पाता। और अगले ही पल वो मिस्टीरियस कैरेक्टर एक ऐसी टेक्निक का यूज करता है जिससे वेजिटा अचानक बेहोश हो जाता है, और दूर से बार्डोक और रेडिट्स उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन दोनों का भी वही हाल हो जाता है और किसी को इंटरफेयर करने का मौका भी नहीं मिलता, और वो कैरेक्टर वेजिटा को लेके वहाँ से गायब हो जाता है। इन दी मेन टाइम ज़ेनो के पैलेस पर वही सेम अटैक होता है और ग्रैंड प्रीस्ट हैरान हो जाते हैं कि बिना ज़ेनो के परमिशन के कोई ज़ेनो पैलेस पर कैसे आ सकता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट की नजर पड़ती है उस अटैक को करने वाले पे, और उसे देखते ही ग्रैंड प्रीस्ट की आंखें फैल जाती है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, इसका मतलब हमारा शक सही था, नेरको और उसके सब साथी अब भी जिंदा हैं। लेकिन तभी वीस बोलता है कि आखिर ये कौन है? तभी ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि नेरको का राइट हैंड मैन जेल्ट्रिक्स है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जेल्ट्रिक्स सीधा ग्रैंड प्रीस्ट पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, और तभी बीरस उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, उसकी हालत भी वेजिटा जैसी हो जाती है और फिर से किसी को इंटरफेयर
शेयर करने का मौका भी नहीं मिलता। और तभी जेल्ट्रिक्स हंसते हुए बोलता है, काफी वक्त हो चुका है तुमसे मिले हुए। ग्रैंड प्रिस्ट तुम लोग यही सोच रहे होगे मैं और नेरोको अभी तक जिंदा कैसे हैं? तो सुन लो, हम में से ज्यादातर लोग अभी भी जिंदा हैं। और हाँ, लॉर्ड नेरोको भी उनमें से एक है। और ये सुनते ही ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जेल्ट्रिक्स गोकू की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जैसे ही वो गोकू के करीब आता है और तभी अचानक ग्रैंड प्रिस्ट गोकू के सामने खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर तुम्हें इस मोटर से क्या चाहिए? क्या तुम हमारी दूसरी मुलाकात में मरना चाहते हो? तभी जेल्ट्रिक्स मुस्कुराते हुए कहता है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से बता दूंगा कि हम उसके पीछे क्यों पड़े हैं? तुम बताओ या नहीं, लेकिन इस मोटल को मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने दूंगा। और ग्रैंड प्रिस्ट आगे कहते हैं कि हम पूरी सच्चाई तो नहीं जानते, लेकिन अब हमें इतना अंदाजा तो हो चुका है कि तुम्हारा और नेरोको का कोई गहरा कनेक्शन जरूर है। जेल्ट्रिक्स हंसते हुए कहता है, बस लॉर्ड नेरोको एक बार जाग जाए, उसके बाद तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। ग्रैंड प्रिस्ट चौंक कर कहते हैं कि ये सब तुम क्या कह रहे हो? फिर जेल्ट्रिक्स जवाब देता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना। लॉर्ड नेरोको कई मिलियन सालों तक सो रहे थे, लेकिन अब आखिरकार उनके जागने का वक्त आ चुका है। इतना कहते ही जेल्ट्रिक्स बिजली की रफ्तार से ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ बढ़ता है। बातें बहुत हो चुकी, अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और अगले ही पल जेल्ट्रिक्स और ग्रैंड प्रिस्ट के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। और उसी वक्त ज़ेनो एक पोर्टल खोलते हैं और वीस को कहते हैं कि तुम गोकू को लेकर इसके अंदर चले जाओ। हमें नहीं पता कि उसका असली मकसद क्या है, इसलिए मैं जब तक ना कहूँ तुम इस डायमेंशन से बाहर मत आना। और दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट और जेल्ट्रिक्स के बीच एक खतरनाक और इंटेंस वाली फाइट चल रही होती है। शुरुआत में जेल्ट्रिक्स पूरी तरह डोमिनेट करता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में ग्रैंड प्रिस्ट के अटैक भी लैंड होने लगते हैं। जेल्ट्रिक्स अटैक खाते हुए भी मुस्कुरा रहा होता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। ज़ेनो के टीचर होने के नाते तुमसे इतना तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अब लगता है कि मुझे भी अपनी थोड़ी पावर शो करनी पड़ेगी। ग्रैंड प्रिस्ट शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहते हैं, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। जेल्ट्रिक्स मुस्कुराकर जवाब देता है, वो तो देखा जाएगा। इसी बीच फाइट दोबारा स्टार्ट होती है। इस बार ग्रैंड प्रिस्ट पहले से भी ज्यादा स्पीड और एक्यूरेसी के साथ लगातार हमला करने लगते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जेल्ट्रिक्स ना तो काउंटर करता है और ना ही खुद को बचाता है। और एक पल के लिए सबको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और ग्रैंड प्रिस्ट रुकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ग्रैंड प्रिस्ट का अटैक सीधा जेल्ट्रिक्स को हिट करता है। नॉर्मली इस लेवल के अटैक से भयंकर डैमेज होना चाहिए, लेकिन अगले ही सेकंड सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जेल्ट्रिक्स की एनर्जी पूरी तरह दोबारा रिस्टोर हो चुकी होती है। ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो कुछ भी समझ नहीं पाते। जेल्ट्रिक्स को चुपचाप खड़ा देख ग्रैंड प्रिस्ट दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट जेल्ट्रिक्स को टच करते हैं, एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है। ग्रैंड प्रिस्ट पीछे जाकर जोर से गिरते हैं और पूरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। कुछ पल के लिए पूरे पैलेस में सन्नाटा छा गया था, कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या हुआ। तभी ज़ेनो घबराकर पूछते हैं, ये भला कैसी टेक्निक है? पहले तो इसके पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी, आखिर तुमने अपने साथ क्या किया है? तभी जेल्ट्रिक्स मुस्कुराते हुए कहता है, पिछली बार तुम्हारी वजह से हमें पीछे हटना पड़ा था, लेकिन इस बार हमें रोकने वाला कोई नहीं है। अब बस लॉर्ड नेरोको के जागने की देरी है। ये सुनते ही अचानक ग्रैंड प्रिस्ट का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वो पहले से भी ज्यादा फोर्स, पावर और रफ्तार से जेल्ट्रिक्स पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इस बार भी जेल्ट्रिक्स ग्रैंड प्रिस्ट के सारे अटैक को खा लेता है और उसका बैरियर पहले से भी और ज्यादा टूट फूट जाता है। लेकिन अगले ही सेकंड उसकी सारी इंजरी अपने आप भर जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन इस बार ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट को चेतावनी देते हैं, उसके पास मत जाओ। लेकिन तभी जेल्ट्रिक्स धीरे धीरे ज़ेनो के करीब बढ़ने लगता है। उसे ऐसा करते देख ग्रैंड प्रिस्ट खुद को रोक नहीं पाते और वो जेल्ट्रिक्स के करीब चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट उसे टच करते हैं तो फिर से एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है, लेकिन इस बार पूरा इम्पैक्ट ग्रैंड प्रिस्ट पर पड़ता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस एक्सप्लोजन के दौरान जेल्ट्रिक्स को कोई भी खरोच नहीं आई होती है और जेल्ट्रिक्स फिर से ज़ेनो की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट एक खास टेक्निक का यूज करते हैं। तभी एक पावरफुल सील एक्टिवेट होती है। तभी जेल्ट्रिक्स एक एनर्जी प्रिजन में बंद हो जाता है। वो बाहर निकलने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन खुद को आजाद नहीं करा पाता। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट को लगता है आखिरकार हमने इसे रोक ही लिया। लेकिन तभी जेल्ट्रिक्स जोर जोर से हंसने लगता है और वो उस प्रिजन पर अपना एक हाथ रखता है और एक बेहद खतरनाक एक्सप्लोजन होता है और कुछ ही पल में पूरी शील्ड चकनाचूर हो जाती है। इसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट धीमी आवाज में कहते हैं, आखिर ये ऐसा कैसे कर पा रहा है? लगता है अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। और वो ज़ेनो की तरफ देखते हैं और हल्का सा सिर हिलाते हैं। फिर ज़ेनो परमिशन देते हैं और इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट एक लंबी सांस लेते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी सारी पावर्स पर फोकस करना शुरू करते हैं। और अगले ही पल एक बिल्कुल अलग लेवल की एनर्जी रिलीज होती है। ग्रैंड प्रिस्ट का ऑरा पूरे प्लेस को हिला देती है। तभी जेल्ट्रिक्स की आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती है और वो बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? पिछली बार तो इतना पावरफुल नहीं था, आखिर ये इतना पावरफुल बना कैसे? ग्रैंड प्रिस्ट की पावर अब सिर्फ पैलेस तक सीमित नहीं रहती, वो पूरे मल्टीवर्स में एक जबरदस्त एनर्जी की तरह फैल जाती है। हर एक यूनिवर्स उस पावर को महसूस कर पाता है और सब समझ जाते हैं कि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। लिटरली हर कोई हैरान हो जाता है पूरे मल्टीवर्स में और बस
पास एक ही सवाल गूंज रहा था, ये पावर आखिर किसकी है, क्योंकि आज तक किसी ने भी ग्रैंड प्रिस्ट की असली पावर को फेस नहीं किया था। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ गोकू मौजूद होता है और वहाँ भी ग्रैंड प्रिस्ट की पावर को महसूस कर पा रहे थे और अचानक ग्रैंड प्रिस्ट फुल स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बार जेल्ट्रिक्स भी पीछे नहीं रहता, वो ग्रैंड प्रिस्ट पर लगातार अटैक करने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट एक के बाद एक हमला सहता रहता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गंभीर आवाज में कहते हैं, तुम अपने शरीर में होने वाले दर्द को अपनी पावर में बदल सकते हो, लेकिन अब तुम्हें शक होने लगा है कि तुम और कितनी देर तक अपने अटैक्स को रिलीज कर पाओगे। और जेल्ट्रिक्स का हमला अब साफ दिखने लगता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपना एक फाइनल अटैक तैयार करने लगते हैं। एनर्जी तेजी से कन्वर्ट होने लगती है और फिर ग्रैंड प्रिस्ट अपना एनर्जी अटैक जेल्ट्रिक्स की तरफ रिलीज कर देते हैं। लेकिन अटैक लगने से पहले एक पोर्टल खुलता है और जेल्ट्रिक्स आखिरी पल में अपने आप को उस पोर्टल के अंदर खींच लेता है और गायब हो जाता है। और ग्रैंड प्रिस्ट का अटैक सीधा पैलेस से टकरा जाता है और पूरा पैलेस भारी नुकसान झेलता है। और अगले ही पल ज़ेनोसामा अपनी एक फिंगर घुमाते हैं और पूरा पैलेस फिर से ठीक हो जाता है। और कुछ ही देर बाद सारे यूनिवर्स के गॉड और एंजल्स ज़ेनो के पैलेस पर इकट्ठा हो जाते हैं। हर कोई एक ही सवाल करने लगता है, आखिर वो पावर्स किसकी थी। ग्रैंड प्रिस्ट शांत होकर जवाब देते हैं, मेरी ही पावर्स थी। ये सुनते ही पूरा पैलेस सुन हो जाता है और एक गॉड पूछता है कि ऐसा क्या हो गया था जो आपको इस लेवल की पावर्स को रिलीज करना पड़ा था। तभी ग्रैंड प्रिस्ट सबको नेरोको और उसके लोगों के बारे में बताते हैं और जैसे ही नेरोको का नाम लिया जाता है हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि नेरोको ज़ेनोसामा का भाई था और अब वो दोबारा वापस लौट चुका है। लेकिन इसी बीच एक राहत की बात सुनने में आती है, कम से कम वो लोग गोकू को अपने साथ नहीं ले जा पाए। तभी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सवाल करता है, आखिर भला इस मोटल में ऐसा क्या खास बात है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट जवाब देते हैं कि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन इस मोटल की पावर नेरोको से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। और ये सुनते ही फिर से पूरा पैलेस सुन हो जाता है और फिर सबके मन में एक सवाल उछलता है, आखिर एक मोटल के अंदर एक डिवाइन एनर्जी आई कैसे। उस सवाल का जवाब हमें अब तक नहीं मिला है। इसके बाद गोकू और बाकी सबको दोबारा ज़ेनो पैलेस में ले आया जाता है। गोकू को देखते ही हर कोई महसूस करता है इस मोटल के अंदर एक हल्की सी डिवाइन एनर्जी बह रही है, क्या सच में इसका नेरोको से कोई कनेक्शन है। ग्रैंड प्रिस्ट गंभीर आवाज में बोलते हैं कि हाँ, वरना वो लोग इसे ले जाने की इतनी ज्यादा कोशिश नहीं करते। फिलहाल इस मोटल को अपनी निगरानी में रखा जाए। अभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू की तरफ देखते हैं और तब तक मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगा ताकि तुम अपनी पावर्स पे पूरा कंट्रोल पा सको, क्योंकि अगर तुम इस पावर को सही तरीके से यूज करते हो तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। इतना कहने के बाद ही सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स और गाय अपने अपने यूनिवर्स लौट जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसका किसी को भी अंदाजा तक नहीं होता। अचानक वेजिटा को कोई जबरदस्ती उठा लेता है और वो लोग उसे अपने साथ ले जाकर गायब हो जाते हैं। और कुछ देर बाद वेजिटा अपने आप को एक अनजान जगह पर पाता है और वो देखता है कि उसके दोनों हाथ पैर मजबूती से बंधे हुए हैं और उसके पास कोई बैठा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और बस चुपचाप उसे देख रहा होता है। और तभी वेजिटा गुस्से में आ जाता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी उसे सामने से एक आवाज आती है, रहने तो तुम इन बंधनों को तोड़ नहीं पाओगे। तभी वेजिटा रुक जाता है, इसका मतलब तुम बात कर सकते हो, तो अब बताओ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। और वो शख्स हल्की स्माइल देता है, ये जानकर तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारी पावर्स इतनी खास नहीं होती तो तुम्हें यहाँ लाने की कोई वजह भी नहीं होती। वेजिटा अपनी आंखों को खोल के अपने आप को एक अनजान जगह पर पाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे वहाँ क्यों लाया गया है। तभी वेजिटा के सामने एक मिस्टीरियस कैरेक्टर बैठा होता है। उसे देखकर वेजिटा उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और फिर वेजिटा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहता है। उसे ऐसा करते देख वो मिस्टीरियस कैरेक्टर बोलता है कि उसका कोई भी फायदा नहीं है और अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहो। जब तक तुम मुझे कुछ बता नहीं देते तब तक मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। तुम्हें यहाँ सिर्फ तुम्हारे पावर्स के लिए लाया गया है। तभी वेजिटा थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाता है और फिर पूछता है कि आखिर कौन सी पावर। और इसके जवाब में वो मिस्टीरियस कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें इसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उस कमरे में एक सर्वेंट आकर उस मिस्टीरियस कैरेक्टर से कुछ बोलता है कि सारी की सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। ऐसा सुनते ही वो लोग वेजिटा को एक अलग कमरे में ले जाते हैं और उस सर्वेंट को छोड़कर उस कमरे के बारे में और कोई नहीं जानता। और फिर वो लोग वेजिटा को एक कुर्सी से बांध देते हैं और फिर वो लोग एक पोर्टल खोलते हैं। वो लोग उस पोर्टल से एक एनर्जी बॉल बाहर निकालते हैं और वो एनर्जी और कोई नहीं बल्कि नेरोको खुद होता है। पिछली बार फाइट की वजह से नेरोको की यह हालत हो चुकी थी, लेकिन तभी उस एनर्जी को वेजिटा के सामने रख दिया जाता है। उसके बाद वो एनर्जी वेजिटा के अंदर धीरे धीरे समाने लगता है। जैसे जैसे वो एनर्जी बॉल अंदर जाने लगता है वैसे वैसे वेजिटा दर्द से चिल्लाने लगता है। उसके बाद बाकी सब वेजिटा को उस कमरे में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और बाहर आने के बाद वो सर्वेंट उस मिस्टीरियस कैरेक्टर से पूछता है कि सब कुछ कैसा गया। इसके जवाब में वो मिस्टीरियस कैरेक्टर बोलता है कि फिलहाल तो सब कुछ सही है, लेकिन रिजल्ट क्या आता है वो तो हमें 3 घंटे बाद ही पता चलेगा। इस बार शायद नेरोको रिवाइव हो सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा के कमरे से आवाज आना बंद हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। के बाद हमें गोकू की ट्रेनिंग दिखाई जाती है। एक बार गोकू सक्सेसफुल उस डिवाइन एनर्जी को बाहर लाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन गोकू उस फॉर्म को कुछ ही सेकंड के लिए हासिल कर पाता है और ग्रैंड प्रिस्ट को भनक भी नहीं थी कि अर्थ पर क्या हो रहा है। और तभी गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को रिक्वेस्ट करता है, वेजिटा, बार्डोक और रेडिट्स को ट्रेन करने के लिए बोलता है। ऐसा सुनते ही ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा सोचते हैं और फिर कहते हैं
कि वो उन्हें ट्रेन नहीं कर पाएंगे। उनके बदले वीस ट्रेन कर सकता है और फिर ग्रैंड प्रीस्ट वीस से कांटेक्ट करते हैं ताकि वो उन तीनों को ट्रेन कर सके। और फिर वीस उनकी बात सुनकर अर्थ पर निकलने ही वाला होता है, लेकिन बीरस उसे रोककर कहता है कि वो भी उसके साथ अर्थ पर जाएगा। उसके बाद बीरस और वीस दोनों ही अर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं और वहीं गोकू की ट्रेनिंग दोबारा शुरू हो जाती है। और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कहते हैं कि तुम्हें अपने पावर्स पे कंट्रोल लाना ही होगा ताकि वो अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाए। तो फिर वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है। ऐसा सुनते ही गोकू दोबारा अपनी आंखों को बंद करके पूरी तरह से फोकस करने लगता है, लेकिन फोकस करने के बावजूद गोकू उस पावर को एक्टिवेट नहीं कर पाया। ऐसा देख ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को बोलते हैं तुम अपने करंट पावर को यूज करके मुझ पर अटैक करो। ग्रैंड प्रीस्ट के ये कहने के मुताबिक गोकू अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होकर ग्रैंड प्रीस्ट पे अटैक करने जाता है। गोकू की स्पीड और पावर किसी भी नॉर्मल मोर्टल के हिसाब से काफी ज्यादा थी, लेकिन एज एक्सपेक्टेड ग्रैंड प्रीस्ट पर गोकू एक भी अटैक लैंड नहीं कर पाया। उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को बोलते हैं तुम अपने सुपर सैयन 3 के साथ कायोकेन का यूज करो। और गोकू सुपर सैयन 3 के साथ कायोकेन का यूज करके फिर से अटैक करने के लिए आगे जाता है और इसके बाद उसकी स्पीड और पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वो इस फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाता और बहुत ही जल्दी उसका पूरा स्टेमिना खत्म हो जाता है और वो दोबारा अपने बेस स्टेट में आ जाता है। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट उसे रेस्ट करने का टाइम नहीं देते और उस पर लगातार अटैक्स करने लगते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को ऐसा करते देख गोकू उससे कहता है कि उसे थोड़ा टाइम लगेगा अपने स्टेमिना को रिकवर करने के लिए। तभी ग्रैंड प्रीस्ट उससे कहते हैं कि गोकू तुम्हें अपने ऐसे ही जीरो स्टेमिना में फाइट करना होगा, क्योंकि ऐसा करते ही गोकू के बॉडी को मजबूरन उसके अंदर की डिवाइन एनर्जी को बाहर निकलना ही होगा। और फिर दूसरी तरफ बीरस और वीस अर्थ पर पहुंच जाते हैं और अर्थ पर पहुंचने के बाद उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि नेरोको के आदमी अर्थ पर आकर वेजिटा को वहां से ले जा चुके हैं। इस बात से वो लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हैं कि वो लोग गोकू को छोड़कर वेजिटा को अपने साथ क्यों ले गए। तभी बार्डोक और रेडिट्स को दिखाया जाता है। बार्डोक सोचता है पिछली बार हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, चाहे गोकू को बचाने में हो या वेजिटा को रोकने में, हम दोनों में ही कुछ नहीं कर पाए। तभी वो दोनों वीस और बीरस को देखकर वहाँ चले जाते हैं और वो दोनों वीस से रिक्वेस्ट करते हैं कि ताकि वो उन दोनों को ट्रेन कर सके। तभी वीस उन्हें बताता है कि वो दोनों अर्थ पर इसी रीजन से आए हैं, लेकिन अब उन्हें तुरंत ग्रैंड प्रीस्ट को वेजिटा के बारे में बताना होगा। और इसके बाद वीस ग्रैंड प्रीस्ट को कांटेक्ट करने लगता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि अर्थ पर क्या हुआ है। और ये सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आखिर वो लोग गोकू की जगह वेजिटा को अपने साथ क्यों ले गए। उसके बाद वीस ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। पहले तो ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा को सेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ग्रैंड प्रीस्ट को कुछ भी सेंस नहीं होता। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि लगता है वो लोग वेजिटा को लेकर एक डायमेंशन गैप में चले गए हैं, जिसके चलते उन्हें वेजिटा की सेंस नहीं हो रही है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट उससे कहते हैं कि वो किसी को जानते हैं जो डायमेंशन गैप में ट्रेवल कर सकता है। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रीस्ट वीस और बीरस को वेजिटा को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू की ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट हो जाती है। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को जल्दी से जल्दी ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि अब कोई नहीं जानता कि अब क्या होने वाला है। इन सब के दौरान गोकू को थोड़ा अपने स्टेमिना को रिकवर कर लेता है, लेकिन इस बार ग्रैंड प्रीस्ट पहले से भी ज्यादा स्पीड और पावर के साथ गोकू पर अटैक करने लगते हैं ताकि वो गोकू को अपने अंदर की डिवाइन एनर्जी को बाहर निकाल सके। इतने देर तक ग्रैंड प्रीस्ट के साथ फाइट करते करते गोकू को उनके फाइटिंग स्टाइल का थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है, जिसके लिए इस बार गोकू अपने सुपर सैयन से ग्रैंड प्रीस्ट के अटैक को काउंटर कर रहा था। गोकू को ऐसा करते देख ग्रैंड प्रीस्ट सरप्राइज हो जाते हैं कि इतने कम पावर्स में गोकू ने उसके फाइटिंग स्टाइल को समझकर उसे काउंटर करना शुरू कर दिया है। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपने फाइटिंग तरीके को बदलकर गोकू पर दोबारा अटैक्स करने लगते हैं और एज एक्सपेक्टेड गोकू को दोबारा उनके अटैक्स को काउंटर करने में प्रॉब्लम होने लगती है। और गोकू को स्ट्रगल करता देख ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि तुम अपना लेजेंडरी सुपर सैयन 3 फॉर्म दोबारा इस्तेमाल करो, नहीं तो तुम सिर्फ कुछ ही सेकंड तक टिक पाओगे। ग्रैंड प्रीस्ट की बात सुनकर गोकू अपने पावर्स को इंक्रीज करने लगता है और वो दोबारा सुपर सैयन 3 मोड में चला जाता है। और जैसे जैसे गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, उसका फाइटिंग और एक्सपीरियंस बढ़ने लगता है, जिसके चलते वो फिर से ग्रैंड प्रीस्ट के फाइटिंग स्टाइल को समझ लेता है। लेकिन फिर भी गोकू ग्रैंड प्रीस्ट पे एक भी अटैक लैंड नहीं कर पाता। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे ही गोकू की पावर्स खत्म होने लगी, इसलिए वो फाइनल ट्राई करने के लिए अचानक से सुपर सैयन 3 के साथ कायोकेन का यूज करके ग्रैंड प्रीस्ट पर अटैक करने के लिए जाता है। इसकी वजह से गोकू की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते वो ग्रैंड प्रीस्ट पर एक अटैक लैंड कर पाता है, लेकिन इसके तुरंत बाद गोकू थककर जमीन पर गिर जाता है। गोकू की ये हालत देख ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि उन्हें गोकू के अंदर थोड़ा पोटेंशियल नजर आया था, लेकिन उन्हें लगा था कि गोकू उन पावर्स को कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन उन पावर्स को कंट्रोल करना तो दूर की बात है, ये तो एक्टिवेट भी नहीं कर पाया। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ बीरस और वीस पर सीन शिफ्ट होता है। वो दोनों ग्रैंड प्रीस्ट के बताए हुए कैरेक्टर को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट ने उन्हें जिस जगह जाने के लिए बोला था, वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ उन्हें एक अजीब सा कैरेक्टर नजर आता है, जिसे देख वीस जाकर उससे बात करने लगता है और वीस उस कैरेक्टर को सब कुछ बता देता है कि उन्हें वेजिटा को ढूंढना है, जैसा कि डायमेंशन गैप में उसे ले जाया गया हो। और जैसे ही वो कैरेक्टर डायमेंशन गैप के बारे में सुनता है, वैसे ही वो उन्हें ले जाने के लिए वहाँ मना कर देता है।
है और कहता है कि उन्हें उन दोनों को वहाँ जाने के लिए भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक जगह है। डायमेंशन गैप में डार्क एनर्जी फ्लो होती है, जिसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है। उन्हें घबराया हुआ देख वीस अपनी आइडेंटिटी के बारे में उन्हें बता देता है और वो ये भी बता देते हैं कि उन्हें ग्रैंड प्रीस्ट ने वहाँ भेजा है। उसके बाद वीस उन्हें बताते हैं कि अगर हमने जल्दी से जल्दी कुछ नहीं किया तो ये पूरा मल्टीवर्स बहुत बड़े खतरे में आ सकता है। ये सुनकर वो कैरेक्टर वीस को वहाँ ले जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद तुरंत ये लोग डायमेंशन गैप की ओर निकल पड़ते हैं और वहीं दूसरी तरफ डायमेंशन गैप के अंदर नेरोको के पैलेस में वो मिस्टीरियस कैरेक्टर और वो सर्वेंट बात कर रहे थे। आई होप इस बार शायद लॉर्ड नेरोको सक्सेसफुल रिवाइव हो पाए, बस और कुछ देर। उसके बाद पता चल जाएगा कि लॉर्ड नेरोको सक्सेसफुल रिवाइव हुए हैं कि नहीं। आई होप उनका रिवाइव इस बार सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि इस बार ये एक साइयन की बॉडी है। क्योंकि इस बार लॉर्ड नेरोको किसी साइयन की बॉडी में आ जाए तो यह हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके बाद हमें उनके सिर्फ आधे हिस्से को लाने की देरी होगी और तभी अचानक वेजिटा के कमरे से काफी ज्यादा मात्रा में पावर रिलीज होने लगती है, जिसके चलते वेजिटा फिर से चिल्लाने लगता है और तभी वो कहता है फाइनली रिवाइवल शुरू हो गया है। अब कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि ये सक्सेस है या फिर फेलियर। इतनी पावर्स लीक होते देख वीस और बीरस जो डायमेंशन गैप के अंदर होते हैं उन्हें भी वो पावर सेंस होती है और फिर वो तुरंत उन पावर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहीं वेजिटा दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। और इसके बाद सारे के सारे नेरोको के सर्वेंट नेरोको के रिवाइवल का वेट कर रहे थे और कुछ ही देर बाद उस कमरे से आवाज आना फिर से बंद हो जाता है और पूरी की पूरी पावर्स जो रिलीज हो रही थी वो अचानक से धीरे धीरे कम हो जाती है। और ये सब देखकर वो कैरेक्टर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और कई सारे सर्वेंट भी उदास हो जाते हैं। और तभी वीस और बीरस उनके पैलेस पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि सभी लोग काफी ज्यादा दुखी थे और बीरस और वीस को देखकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत उन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और वो मिस्टीरियस कैरेक्टर उन्हें देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि उस वक्त बीरस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और फिर बीरस और मिस्टीरियस कैरेक्टर की फाइट शुरू हो जाती है। शुरू में बीरस उस मिस्टीरियस कैरेक्टर पर हावी होने लगता है और वो बिना रुके अटैक्स करने लगता है। और कुछ ही देर फाइट करने के बाद वो कैरेक्टर देखता है कि बीरस पर उसके कोई भी अटैक्स का असर नहीं हो रहा है। उसके बाद बीरस उस पर लगातार अटैक करने लगता है और फिर कुछ ही देर में उस मिस्टीरियस कैरेक्टर की पूरी तरह हालत खराब हो जाती है। और फिर बीरस उससे कहता है क्या हुआ, मुझे लगा था कि तुम मुझे एक अच्छी फाइट दे सकते हो, लेकिन ये क्या, तुमने तो मुझे निराश कर दिया। ऐसा कहकर बीरस एक बड़ा सा हकाई एनर्जी का गोला बनाता है और उसके ऊपर अटैक छोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक पैलेस के अंदर से एक काली और इंटेंस ऑरा निकलने लगती है। इस ऑरे का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ज्यादातर सर्वेंट खुद अपने घुटने पर बैठ जाते हैं और इस ब्लैक एनर्जी को देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली वो दोबारा रिवाइव हो चुके हैं। बीरस और वीस कुछ भी समझ नहीं पाते कि वहाँ पर आखिर क्या हो रहा है, लेकिन तभी एक शख्स अंदर से धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है और उस कैरेक्टर की पावर इतनी ज्यादा होती है कि ज़ेनो भी एक टाइम के लिए घबरा गए थे। और वो कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि नेरोको होता है, जो कि इतने मिलियन साल के बाद दोबारा रिवाइव हो चुका है और वो भी अपने वेजिटा के शरीर में। और वहीं दूसरी तरफ अपना गोकू डिवाइन एनर्जी को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। और जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट पीछे मुड़कर देखते हैं कि गोकू अपने अंदर की डिवाइन एनर्जी का यूज करने लगा है। गोकू की ये पावर्स देखकर ग्रैंड प्रीस्ट मन ही मन कहते हैं ये पावर्स तो कमाल की है, मुझे नहीं लगा था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इन पावर्स के साथ तो गोकू किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को टक्कर दे सकता है। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू की पावर को चेक करने के लिए उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन इस बार गोकू की स्पीड पहले से भी कई गुना बढ़ चुकी होती है, जिसके चलते वो ग्रैंड प्रीस्ट के सारे अटैक से आसानी से बच जाता है। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट यही नहीं रुकता, इसके बाद वो गोकू पर कई सारे अटैक करते हैं और इन सब अटैक्स को गोकू एक एक कर आराम से डॉज कर लेता है। गोकू की मूवमेंट को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि नॉट बैड गोकू, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, अब तो मुझ पर अटैक करो, मैं भी तो देखो तुम्हारी स्पीड के साथ तुम्हारी पावर में कितना ज्यादा बदलाव आया है। ग्रैंड प्रीस्ट के ऐसा कहते ही गोकू पलक झपकाते ही ग्रैंड प्रीस्ट के पास पहुंचकर एक पावरफुल पंच से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट उसके अटैक को आराम से काउंटर कर लेते हैं। उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू पर एक पंच मारते हैं और इस बार गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उनके पंच को अपनी बॉडी पर रिसीव करता है, जिसके चलते वो कुछ कदम पीछे चले जाता है और गोकू के संभलने से पहले ही ग्रैंड प्रीस्ट दोबारा उस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इस बार गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के अटैक को सक्सेसफुली डॉज कर लेता है और इस बार ग्रैंड प्रीस्ट समझ जाते हैं कि गोकू की पावर्स और स्पीड तो इंक्रीज हुई है, लेकिन वो इन दोनों को एक साथ यूज नहीं कर पा रहा है। या तो वो एक टाइम पर सिर्फ डॉज ही कर रहा है या फिर एक टाइम पर अटैक ही कर पा रहा है। गोकू के पिछले अटैक में जब गोकू ग्रैंड प्रीस्ट पे अटैक करने ही जाता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट के अटैक को डॉज नहीं कर पाता। गोकू के सिचुएशन को देख ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि गोकू, तुम्हें अपनी पावर्स को मास्टर करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। अचानक से तुम्हारी पावर बढ़ने के कारण तुम्हारी बॉडी उस पावर्स को हैंडल नहीं कर पा रही। इसके बाद ये दोनों दोबारा ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं और वहीं दूसरी तरफ डायमेंशन गैप में नेरोको के पैलेस में क्या हो रहा था इसका किसी को भी अंदाजा तक नहीं था। बीरस और वीस इन पावरफुल एनर्जी को सेंस करते हैं, जिसके चलते वो दोनों नेरोको के पैलेस पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद उन दोनों की मुलाकात एक मिस्टीरियस कैरेक्टर से होती है और बीरस की फाइट
उस मिस्टीरियस कैरेक्टर से हो जाती है और उस फाइट के दौरान उस पैलेस से इविल एनर्जी निकलने लगती है और वो एनर्जी इतनी ज्यादा मात्रा में निकलती है कि पूरा पैलेस ही गायब हो जाता है और उस ब्लैक एनर्जी से अचानक वेजिटा बाहर निकलता है और उसे देखकर बीरस पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि इस ऑरे का पावर इतना ज्यादा होता है कि बीरस और विश दोनों की बॉडी अचानक से फ्रीज हो जाती है और बीरस वेजिटा से कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी वेजिटा अपने एक हाथ को उठाकर एक नॉर्मल से दिखने वाले एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि बीरस अचानक दीवार में जाकर टकराता है और पैलेस के बाहर चला जाता है। और ऐसा देख विश काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि कैसे एक मोर्टल लॉर्ड बीरस के साथ ऐसा कर सकता है। उसके बाद बीरस वेजिटा पर दोबारा अटैक करने ही जाता है और बीरस को ऐसा करते देख वेजिटा थोड़ा गुस्सा हो जाता है और एक ऐसी टेक्निक का यूज करता है जिसके चलते बीरस की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और वेजिटा को ऐसा करते देख विश कुछ भी समझ नहीं पाता, क्योंकि बीरस और विश के लिए वेजिटा अब भी एक नॉर्मल मोर्टल है। उसके बाद विश वेजिटा से पूछने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसे अचानक से क्या हो गया है, और विश की बातों का वेजिटा कोई भी जवाब नहीं देता और तभी अचानक से फू आ जाता है और वो तभी जाकर घुटने पर बैठकर कहता है, आपको देखकर अच्छा लगा माय लॉर्ड। और इन बातों को सुनकर बीरस को थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, लेकिन इसी के साथ विश थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है कि एक मॉडल की बॉडी में ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी बीरस काफी कोशिश के बाद अपने ऊपर हुए पैरालाइज टेक्निक को छुड़ा लेता है। उसके बाद वेजिटा फू से पूछता है कि आखिर जेल्ट्रिक्स कहाँ है। इसके जवाब में फू कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट से फाइट के दौरान वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और उसके बाद हमने उसे पैलेस में लाकर बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। और ऐसा सुनते ही वेजिटा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके चलते पूरा का पूरा पैलेस कांपने लगता है। और इसके बाद वेजिटा कहता है, पिछली बार भी इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा ही किया था और अब जेल्ट्रिक्स के साथ भी इन लोगों ने ऐसा ही किया है और अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी बीरस वेजिटा पर एक हकाई एनर्जी छोड़ देता है और उस अटैक को अपनी तरफ आता देख वेजिटा अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और इस हकाई बॉल को एक ही चुटकी में डिस्ट्रॉय कर देता है। और ऐसा होते देख बीरस काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है और अपनी फुल स्पीड के साथ दोबारा अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन बीरस के काफी कोशिशों के बावजूद वो वेजिटा पर एक भी अटैक कनेक्ट नहीं कर पाता। और बीरस को स्ट्रगल करता देख विश भी जाकर वेजिटा पर अटैक करने लगता है और बीरस और विश के साथ कुछ ही देर फाइट करने के बाद और फिर वेजिटा कहता है कि ये बॉडी अब भी मेरी फुल पावर का यूज नहीं कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के साथ ट्रेनिंग के दौरान धीरे धीरे कर अपनी पावर्स पे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन तभी ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें गोकू को अपने साथ लेकर पैलेस में आने के लिए कहते हैं। ज़ेनो के कहने के मुताबिक ग्रैंड प्रिस्ट गोकू के ट्रेनिंग को रोक देते हैं और ज़ेनो के पैलेस में चले जाते हैं। और वहाँ पैलेस में पहुँचने के बाद और तभी ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनो से पूछते हैं कि उन्हें इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया गया। तभी ज़ेनो कहते हैं कि उन्हें अचानक नेरोको की पावर सेंस हुई। इसके जवाब में ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि वो पावर शायद उन्हें गोकू में से आ रही होगी, क्योंकि गोकू भी अपने अंदर की डिवाइन एनर्जी पर कंट्रोल कर चुका है। और ग्रैंड प्रिस्ट की ये बात सुनकर ज़ेनो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें असल में डायमेंशन गैप के अंदर से वेजिटा की पावर सेंस हुई थी, ना कि गोकू की पावर। लेकिन कोई और उसे सेंस नहीं कर पाया, क्योंकि वो लोग डायमेंशन गैप में हैं, जहाँ पर एनर्जी फ्लो पूरी तरीके से अलग हो जाती है और सिर्फ ज़ेनो को ही ये पावर सेंस हुई। और हाँ, नेरोको असल में रिवाइव हो चुका है और नेरोको को ज़ेनो से बेहतर और कोई नहीं जानता। और ग्रैंड प्रिस्ट उनकी बातों को सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं कि गोकू ने फाइनली अपनी डिवाइन एनर्जी पर कंट्रोल पा लिया है। वहीं दूसरी तरफ नेरोको के पैलेस में विश और बीरस दोनों की हालत खराब होती जा रही थी। और तभी नेरोको कहता है, इतने मिलियन सालों बाद मैं फाइनली जाग गया हूँ। मुझे लगा था कि इतने समय में तुम लोग पहले से भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होगे। वेल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने ज़ेनो का साथ देना चूज किया। और वहीं अगर तुम लोगों ने मेरा साथ दिया होता तो तुम लोग कुछ भी चाहते तुम्हें सब मिलता। लेकिन अफसोस की बात है कि क्योंकि तुम सब बहुत ही जल्दी खत्म होने वाले हो, इस पूरे मल्टीवर्स में सभी डिवाइन बीइंग को मैं जड़ से उखाड़ दूंगा और इस बार मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं है। नेरोको की बात सुनकर बीरस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी फुल पावर के साथ उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी अचानक फू आकर उसे बड़ी आसानी से रोक लेता है। और तभी नेरोको अपने कमरे की तरफ जाने लगता है और कहता है, उस डिस्ट्रॉयर को खत्म कर दो, लेकिन उस एंजल को छोड़ देना ताकि वो जाकर मेरे बारे में सबको बता सके। और फिर नेरोको चला जाता है और तभी बीरस समझ नहीं पा रहा होता है कि फू ने अचानक उसके अटैक को कैसे रोक दिया। तभी फू बताता है, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा बीरस कि मैंने तुम्हारे अटैक को कैसे रोक लिया और मैंने सिर्फ उसे एक ही हाथ से रोक लिया था। ऐसा सुनकर बीरस काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है और फिर कहता है, तुम भला ऐसा कैसे कर सकते हो। और तभी फू कहता है कि बीरस तुम इतने कंफ्यूज्ड क्यों हो, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैंने तुम्हारे अटैक्स को कैसे रोक लिया। चलो बता ही देता हूँ, क्योंकि तुम लोग तो वैसे भी मरने वाले हो। तो बात ये है कि हम में से कोई भी अब तक अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि लॉर्ड नेरोको को उस डायमेंशन में जिंदा रखने के लिए हम सब ने अपनी पावर्स का 90% उस डायमेंशन में रख दिया था, ताकि हम लोग लॉर्ड नारोको को दोबारा रिवाइव कर सके। और अब जब लॉर्ड नारोको रिवाइव हो चुके हैं तो हमें उस डायमेंशन में पावर भेजने की अब कोई जरूरत नहीं है। और तभी विश और बीरस ये बात सुनकर पूरी तरीके से
हैरान हो जाते हैं। और तभी बीरस कहता है तुम पक्का झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्रैंड प्रीस्ट जिससे फाइट कर रहे थे वो सिर्फ 10% पावर का यूज कर रहा था। और ये बात सुनकर फू हंसने लगता है और कहता है तुम मानो या ना मानो लेकिन यही सच्चाई है। और ऐसा कहते ही फू अचानक एक अटैक तैयार करने लगता है और बीरस की तरफ छोड़ देता है, जिसके चलते बीरस को फू के अटैक को डॉज करने में प्रॉब्लम होने लग रही है। और ऐसा करते देख वीस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फू पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन फू आराम से बच जाता है और अपनी तलवार से वीस पर अटैक कर देता है। फू को ऐसा करता देख वीस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद वीस कहता है कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे जल्दी ही बीरस को वहाँ से ले जाना होगा, क्योंकि अगर वो लोग वापस नहीं गए तो फू बीरस को किसी वक्त मार सकता है। फिलहाल फू तो अपनी पावर्स का शो ऑफ कर रहा है, लेकिन पता नहीं कि वो कब सीरियस हो जाए। इसके बाद वीस परफेक्ट मोमेंट का वेट करने लगता है ताकि वो बीरस को लेकर वहाँ से जा सके। और वहीं बीरस और फू के फाइट के दौरान बीरस देखता है कि फू के अटैक धीरे धीरे स्लो हो रहे हैं, जिसके चलते बीरस को उस पर अटैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। उसके बाद बीरस कहता है कि क्या हुआ, मुझे लगा नहीं था कि तुम इससे भी कई गुना स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ये क्या हुआ। और तभी फू मन में कहता है डैम इट, अभी तक मेरी पावर पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई, उन्हें रिकवर करने में मुझे टाइम लगेगा, लेकिन इस डिस्ट्रॉयर को खत्म करने लायक तो पावर है मेरे पास, इसलिए मैं अपना फाइनल अटैक करता हूँ और इस डिस्ट्रॉयर को खत्म कर देता हूँ। इसके बाद फू बचे कुचे पावर का यूज करके एक विशाल एनर्जी बॉल बनाता है और फिर उस एनर्जी बॉल को बीरस की तरफ फेंक देता है। और तभी बीरस भी अपने बचे कुचे पावर का यूज करके एक एनर्जी बॉल बनाता है और वो भी फू के ऊपर छोड़ देता है। और तभी दोनों के एनर्जी बॉल टकराने ही वाली होती है और दोनों के एनर्जी बॉल्स एक दूसरे से टकराने के कारण पूरा का पूरा पैलेस टूटने लगता है। लेकिन तभी वीस देखता है कि फू का अटैक धीरे धीरे करके बीरस के एनर्जी बॉल को धीरे धीरे करके पीछे ढकेलने लगता है। और ऐसा देख वीस बीरस को वहाँ से ले जाने के लिए तैयारी करने लगता है, लेकिन वीस को देखकर फू समझ जाता है कि वीस कुछ करने जा रहा है, इसलिए वो अपने एनर्जी बॉल पर एक फाइनल पुश लगाता है, जिसके चलते फू का एनर्जी बॉल बीरस के एनर्जी बॉल को पूरी तरीके से मिटा देता है। लेकिन तभी उस अटैक को पहुंचने से पहले वीस वहां पहुंचकर बीरस के आगे एक एनर्जी बॉल बना देता है, लेकिन फू के अटैक का प्रेजेंस इतना ज्यादा होता है कि वीस का बैरियर धीरे धीरे टूटने लगता है। और वीस के कुछ करने से पहले फू एक डेडली अटैक करता है, जिसके चलते बीरस के बॉडी पर एक बड़ा कट बन जाता है और बीरस काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। और फू के एक और अटैक करने से पहले वीस फू को अपने साथ एक शील्ड में बंद कर लेता है और उस टाइम ट्रेवलर से कहता है तुम बीरस को लेकर यहाँ से चले जाओ। और वीस की ये बात सुनते ही वो टाइम ट्रेवलर बीरस को लेकर वहाँ से चला जाता है और फू उस शील्ड से निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन बीरस से फाइट के दौरान उसका पूरा स्टेमिना खत्म हो गया था, जिसके चलते वो शील्ड से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसा देख वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो कहता है डैम यू, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। इसके जवाब में विश कहता है जब तक लॉर्ड बीरस सेफली पहुँच नहीं जाते मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, और रही बात मेरी तो मैं लॉर्ड बीरस के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। विश की बात सुनकर फू काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम्हें जिंदा रहने से ज्यादा मरना पसंद होगा। इसी दौरान बीरस डायमेंशन गैप से सक्सेसफुली बाहर निकल जाता है और वो ट्रैवलर बीरस को लेकर सीधा ज़ेनो पैलेस चला जाता है। और बीरस की ये हालत देखकर ज़ेनो सामा और बाकी सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तुरंत ग्रैंड प्रीस्ट बीरस को लेकर एक कमरे की तरफ चले जाते हैं ताकि वो बीरस को हील कर पाए। और वहीं दूसरी तरफ वो अपनी फुल पावर का यूज करके उस शील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो शील्ड भी धीरे धीरे करके टूट जाती है। और वहाँ से निकलने के बाद फू समझ जाता है कि बीरस अब डायमेंशन गैप से निकल चुका है। उसके बाद फू अपना पूरा गुस्सा वीस पर निकालने लगता है, लेकिन अचानक से फू को चक्कर आने लगता है, जिसके चलते वो सर्वेंट को ऑर्डर करता है ताकि वो वीस को ले जाकर बंद कर दे। और फिर फू कहता है तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, फिलहाल मेरी पावर तो पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी है, मुझे भी रेस्ट की जरूरत है। ऐसा कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ जाने लगता है और वो सोचता है कि वीस आखिर मुझसे फाइट क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर वो चाहे तो मुझे इजिली हरा सकता था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता और चुपचाप अपने आप को उनके हवाले कर देता है। और वहीं ज़ेनो पैलेस के अंदर ग्रैंड प्रीस्ट बीरस को हील कर रहे होते हैं और तभी वो ट्रैवलर ज़ेनो सामा से कहता है आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और ज़ेनो सामा कहते हैं कि अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ। तभी गोकू आकर सवाल करता है क्या लॉर्ड बीरस दोबारा ठीक हो पाएंगे, क्योंकि वो इंजरी काफी ज्यादा थी। और फिर ज़ेनो सामा कहते हैं कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि वीस आखिर बीरस के साथ क्यों नहीं आया। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि बीरस की इंजरी अब पूरी तरीके से हील होने लगी है, लेकिन होश में नहीं आ रहे हैं, लगता है उसे थोड़ा और टाइम लगेगा। तभी ज़ेनो कहते हैं एक बार बस ये होश में आ जाए तो मैं इससे सब कुछ पूछ लूंगा, आखिरकार ऐसा किस फाइट में हुआ और उसकी ये हालत हो गई, और ये भी कि वेजिटा का क्या हुआ। तभी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है क्योंकि वीस भी वापस नहीं आया है। और वहीं नेरोको के पैलेस में दिखाया जाता है कि नारुको फू के कमरे में आकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ अचानक से, और लॉर्ड नारुको को देखकर फू चौंक जाता है और घबराते हुए कहता है कि वो डिस्ट्रॉयर भाग गया है, लेकिन उसने उस एंजल को पकड़ लिया है। ऐसा सुनते ही नारुको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम उस डिस्ट्रॉयर को मार देना और एंजल को जाने देना। ऐसा सुनते ही फू नारुको से माफी मांगने लगता है और उसे माफी मांगता देख नारुको कहता है तुम्हारी
लापरवाही की वजह से अब उस डिस्ट्रॉयर को मारने के लिए अलग से जाना होगा और ये काम भी तुम्हें ही करना होगा। तभी फू पूछता है कि मास्टर अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछना है। ऐसा सुनकर नारुको कहता है कि क्या पूछना है पूछो, आखिर उस डिस्ट्रॉयर में ऐसा क्या खास है। तभी नारुको बोलता है तो ऐसा लग रहा है कि तुमने उसे नोटिस नहीं किया। ऐसा सुनकर फू थोड़ा चौंक जाता है और लॉर्ड नारुको बताते हैं मेरे डैड के साथ फाइट के दौरान तुम्हें वो सुप्रीम डिस्ट्रॉयर याद है? हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो डिस्ट्रॉयर बीरस उसी डिस्ट्रॉयर का एक हिस्सा है। ऐसा सुनते ही फू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर वो सच हो गया तो वो एक बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए कहा था। आई एम सॉरी माय लॉर्ड, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगली बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और उस एंजल का क्या किया तुमने? हमने उसे एक कमरे में बंद कर रखा है। चलो ये भी एक तरीके से ठीक है, अब उसके जरिए ग्रैंड प्रिस्ट को यहाँ लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ऐसा कहकर वेजिटा वहाँ से चला जाता है और वहीं ज़ेनो पैलेस में बीरस होश में आ जाता है और कुछ देर बाद ग्रैंड प्रिस्ट उससे पूछते हैं कि आखिर उसकी फाइट किससे हुई थी और ये भी कि वेजिटा का आखिर क्या हुआ। इसके जवाब में बीरस शुरू से सब कुछ बता देता है कि अब नारुको को रिवाइव कर दिया गया है और वो भी अपने वेजिटा के शरीर में। ऐसा सुनते ही सभी लोग पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं लेकिन ये कैसे हो सकता है, वेजिटा तो एक मॉडल है ना, तो उसकी बॉडी नारुको की पावर नहीं झेल सकती। लेकिन अगर उसकी जगह गोकू होता तो बात अलग होती, क्योंकि गोकू के पास ऑलरेडी नारुको की पावर है। लेकिन वो वेजिटा के अंदर कैसे रिवाइव हो सकता है? तुम इस बारे में श्योर तो हो ना? 100% श्योर हूँ मैं, क्योंकि जब वो अपने कमरे से निकल कर आ रहा था तो मेरा पूरा शरीर उसके सामने फ्रीज हो गया था। तभी ज़ेनो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सीरियस होकर कहता है तो इसका मतलब कि ये सच है कि बड़े भैया नारुको अब रिवाइव हो चुके हैं। इसका मतलब मुझे जो पावर्स फील हुई थी वो बड़े भैया की ही थी और गोकू की नहीं, क्योंकि अभी गोकू ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि उसकी पावर तो अभी गोकू में सील है। ऐसा सुनकर बीरस कहता है ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने उन पर अपने सबसे पावरफुल अटैक से अटैक किया था और उन्होंने मेरे अटैक को सिर्फ एक ही चुटकी में मिटा दिया था। ऐसा सुनते ही ग्रैंड प्रिस्ट पूछने लगते हैं तो अभी हम क्या करने वाले हैं? ज़ेनो-सामा कहते हैं अगर उनके रॉयल गार्ड्स वापस आ चुके हैं तो हमें एक बड़ी मात्रा में फाइट के लिए तैयार होना होगा। रॉयल गार्ड सुनकर बीरस थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि रॉयल गार्ड से आपका क्या मतलब है? नारुको के 3 रॉयल गार्ड्स हैं, क्यों तुम्हें उनमें से कोई वहाँ नजर नहीं आया क्या? और बीरस कहता है कि नहीं, मुझे तो वहाँ कोई नजर नहीं आया। ऐसा सुनकर ज़ेनो-सामा थोड़ा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो अजीब है, अगर बड़े भैया रिवाइव हो चुके हैं तो उनके रॉयल गार्ड्स भी आ चुके होंगे। मुझे तो अब भी डाउट हो रहा है कि बड़े भैया रिवाइव हो चुके हैं और इस बात से मेरा डाउट और भी बढ़ गया है कि तुम्हें उनमें से कोई भी रॉयल गार्ड नजर नहीं आया। लेकिन मैंने उन लोगों को कहते हुए सुना था कि अब नारुको का सिर्फ आधे हिस्से को वापस लाना होगा। ऐसा सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं आधे हिस्से से क्या मतलब हो सकता है? उनका मतलब ऐसा तो नहीं है कि गोकू के अंदर नारुको का आधा हिस्सा सील है, लेकिन इससे ये बात तो सॉल्व नहीं होती कि उन लोगों ने वेजिटा के शरीर में नारुको को क्यों और कैसे रिवाइव किया। इन सब का जवाब हमें वहाँ जाकर मिल जाएगा। और ऐसा सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तो क्या आप उनके पैलेस में जाने की सोच रहे हैं? ज़ेनो-सामा आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, आपके बदले मैं वहाँ चला जाऊंगा और वैसे भी उन लोगों ने वीस को बंदी बना रखा है तो मैं वहाँ जाकर उनके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करूंगा और वीस को भी वहाँ से ले आऊंगा। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ जाने के लिए प्रिपरेशन करने लगते हैं और दूसरी तरफ हमें नारुको का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर फू कहता है आपकी इजाजत हो तो मैं चलता हूँ, जिसके जवाब में नारुको कहता है इस बार काम सही तरीके से पूरा करके आना और हाँ मेरा आधे हिस्से को भी ले आना। जब तक मेरा बाकी हिस्सा वापस नहीं आ जाता मैं अपने रॉयल गार्ड्स को रिवाइव नहीं कर पाऊंगा। इसके जवाब में फू कहता है जैसा आपका है माय लॉर्ड, और फिर फू अपने तलवार से एक पोर्टल खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बीरस गोकू को लेकर अपने प्लेनेट में चला जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट डायमेंशन गैप के लिए निकल पड़ते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट को वहाँ पहुँचने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, वो खुद से डायमेंशन गैप के अंदर ट्रेवल कर रहे थे। लेकिन वहीं फू बीरस को ढूंढते ढूंढते उसके प्लेनेट पर पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि गोकू ट्रेनिंग कर रहा होता है और वहीं बीरस वहाँ पर आराम कर रहा था। लेकिन फू की एनर्जी को सेंस करके बीरस तुरंत जाग जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। बीरस की इंजरी को पूरी तरह हील हुआ देख फू कहता है तो तुम पूरी तरीके से हील हो चुके हो, चलो अच्छा है, उस मॉडल को अपने साथ ले जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेल लेता हूँ। ऐसा कहते ही उन दोनों के बीच दोबारा फाइट शुरू हो जाती है और वहीं डायमेंशन गैप के अंदर ग्रैंड प्रिस्ट नारुको के पैलेस पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचकर उनकी मुलाकात होती है सीधा नारुको से और ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर नारुको कहता है वेल ये क्या देख रहा हूँ मैं, ग्रैंड प्रिस्ट वो भी बिना बुलाए, चलो अच्छा है क्योंकि हम तुम्हें वैसे भी बुलाने वाले थे। नारुको को देख ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं इसका मतलब ये सच है कि तुम दोबारा रिवाइव हो चुके हो। पहले तो हम में से कोई भी इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था कि तुम वापस आ चुके हो, लेकिन ये पावर और ये प्रेशर, इस बात पर कोई डाउट नहीं है कि तुम नारुको ही हो। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुम उस मॉडल के शरीर में कैसे रिवाइव हो गए? इसके जवाब में नारुको कहता है क्योंकि ये एक साइयन की बॉडी है तो ये पावर झेल सकती है। और नारुको की बात सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कहते हैं चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारी पावर्स को झेलने लायक मॉडल सिर्फ एक ही है और वो भी इसलिए क्योंकि वो पावर्स उसको
बचपन से ही उसके शरीर में है, इसलिए उसका शरीर इस पावर को हैंडल कर रहा है। ऐसा सुनकर नारुतो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और कहता है कि क्या बोल रहे हो तुम, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? अरे हाँ, शायद तुम नहीं जानते हो कि वो मॉडल तुम्हारी पावर्स को अपनी मन मर्जी के हिसाब से यूज कर रहा है। मुझे लगा नहीं था कि कोई मॉडल मेरी पावर्स को हैंडल कर पाएगा। मुझे उस मॉडल से जल्दी अपनी पावर वापस लेनी होगी, वरना वो मेरे फ्यूचर के प्लान में काफी बड़ा खतरा बन सकता है। इतना बताने के लिए शुक्रिया ग्रैंड प्रीस्ट। चलो अब बात बहुत हुई, अब चुपचाप ये बताओ कि तुमने विश को कहाँ रखा है? इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हारे बेटे की पावर्स का मैं सही यूज कर रहा हूँ, आखिर क्या मतलब है तुम्हारा? तो बात यह है कि मेरे रॉयल गार्ड्स ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था मुझे बचाने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे की पावर को यूज करके उन तीनों को रिवाइव करूंगा। जानता हूँ कि उतनी पावर्स काफी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो काम हो ही सकता है ना। लेकिन हाँ, तुम्हारा बेटा विश अपनी मर्जी से यहाँ रुका है, तो मैंने सोचा कि उसकी पावर का थोड़ा इस्तेमाल कर लेता हूँ। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था ना कि एंजल्स की पावर सिर्फ मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। और ग्रैंड प्रीस्ट को गुस्सा होते देख नेरुको कहता है, काउंट डाउन ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे अभी फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि फिलहाल अभी मेरी जो सिचुएशन है उसमें मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। इसलिए अगर तुम चाहो तो विश को अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, जिस दिन मुझे ओमनी किंग की पावर्स मिल जाएगी उस दिन तुम सब में से कोई नहीं बच पाएगा। ऐसा कहकर नेरुको मुस्कुराने लगता है और ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में कहते हैं, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कुछ छुपा रहे हो, वरना तुम्हारे चेहरे पे वो स्माइल नहीं होती। इसके बाद नेरुको अपने गार्ड से कहकर विश को लाने के लिए कहता है। उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट देखते हैं कि विश पूरी तरीके से ठीक होता है। नेरुको ने जैसा कहा था वैसा उसने कुछ नहीं किया है। ऐसा देख ग्रैंड प्रीस्ट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को कंफ्यूज्ड देख नेरुको कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ऐसा सुनते ही ग्रैंड प्रीस्ट विश को लेकर नेरुको के पहले से निकल जाते हैं और रास्ते में ही ग्रैंड प्रीस्ट विश से पूछते हैं कि उसे रॉयल गार्ड के बारे में कुछ पता चला। इसके जवाब में विश कहता है कि मैंने पूरा पैलेस चेक कर लिया, लेकिन मुझे रॉयल गार्ड्स का कोई नामो निशान नहीं मिला। ऐसा सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने रॉयल गार्ड्स को रिवाइव कैसे करेगा। तुमने और कुछ नोटिस किया उसके पैलेस में? नहीं, मैंने कुछ और नोटिस नहीं किया। अच्छा फादर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। इसके जवाब में ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ बताओ क्या पूछना है। आपने नेरुको के साथ फाइट क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आप चाहते तो उसे आप आराम से हरा देते। देखो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसके साथ फाइट करता तो रिजल्ट क्या होता ये हम नहीं जानते। भले ही नेरुको फिलहाल अभी मुझसे कमजोर है, लेकिन वहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई और भी था। क्या मतलब है आपका? हाँ, मुझे किसी तीसरे की भी प्रेजेंस सेंस हुई थी। वहाँ जो भी कोई था वो अपनी पावर्स को अच्छे से छुपाना जानता था, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा था तब मुझे उसकी भनक नहीं लगी थी, लेकिन जब मैंने अपनी पावर्स को इंक्रीज किया तब वो एक्साइटेड होकर अपने आप को रिवील कर देता है। ऐसा उनका कोई प्लान भी हो सकता है। और फिर विश कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई ऐसा भी है जिसे आप सेंस नहीं कर पाए। इसके जवाब में ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वो कोई नॉर्मल बीइंग नहीं है। हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि पिछली बार नेरुको के साथ ऐसा कोई नहीं था। तो अब आगे हम क्या करने वाले हैं? पहले तो हमें गोकू को सेव करना होगा, क्योंकि अगर गोकू उनके हाथ लग गया तो उसे हराना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद हमें नेरुको के पैलेस में पूरे प्रिपरेशन के साथ हमला करना होगा। इससे पहले कि वो अपना चाल चले हमें अपना चाल चलना होगा। लेकिन इन्हें ये बात पता नहीं होता कि नेरुको ऑलरेडी इनसे एक कदम आगे है और बहुत जल्द नेरुको की पावर उसके पास आने वाली है। और दूसरी तरफ हमें बीरस का प्लेनेट दिखाया जाता है, जहाँ बीरस और फू के बीच फाइट चल रही थी और दोनों ही काफी स्पीड के साथ एक दूसरे पर लगातार अटैक करते रहते हैं। और वहीं नीचे से गोकू उनकी फाइट देखकर सरप्राइज हो जाता है। उन दोनों की स्पीड और अटैक जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे थे उन सब से गोकू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, जो तुम करने जा रहे हो वो करने की सोचना ही मत मोटल, हो सके तो ज़ेनोसामा के पैलेस चले जाओ, तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। ऐसा सुनकर गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मेरी सबसे बड़ी मदद होगी, इसलिए जल्दी से जाओ अभी। ये सुनकर गोकू इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके जाने की कोशिश करता है, लेकिन जा नहीं पाता। इससे गोकू काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आखिर मैं इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। गोकू को कंफ्यूज्ड देख फू कहता है, उसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने पूरे प्लेनेट के चारों ओर एक बैरियर बना दिया है ताकि तुम यहाँ से जा ना पाओ। ऐसा कहने के दौरान ही फू का ध्यान थोड़ा भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर बीरस फू के चेहरे पे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके चलते फू जमीन पर जाकर सीधा गिरता है। लेकिन बीरस यहीं पर नहीं रुकता, वो लगातार एनर्जी बॉल से अटैक करने लगता है। उन अटैक्स के चलते आसपास की पूरी जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद फू दोबारा से खड़ा हो जाता है और अपने चेहरे को हील करते हुए कहता है, सुप्रीम डिस्ट्रॉयर का आधा हिस्सा होने के बावजूद भी तुम स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा सुनकर बीरस कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि सुप्रीम से तुम्हारा क्या मतलब है? तो इसका मतलब तुम्हें याद नहीं है। चलो वैसे भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर फू दोबारा से बीरस पर अटैक करने चला जाता है और वो बिना रुके अटैक करने लगता है, जिसके चलते बीरस को उसके अटैक को काउंटर करने में प्रॉब्लम होने लगती है। और अगले ही सेकंड फू बीरस पे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके चलते वो नीचे जाकर जमीन पर गिर जाता है। ऐसा देख गोकू अपने आप को नहीं रोक पाता और अपने सुपर सैन वाले ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर उस पर अटैक करने चला जाता है और गोकू लगातार अटैक करने लगता है।
और कुछ देर अटैक करने के बाद गोकू देखता है कि उसके अटैक्स का फू पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। ऐसा देख गोकू तुरंत पावर अप करके अपने सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होकर दोबारा उस पर अटैक करने चला जाता है। सुपर सैयन 3 का ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण गोकू की स्पीड और पावर इंक्रीज हो जाती है, जिसके चलते फू को गोकू के अटैक को काउंटर करना पड़ा। लेकिन फिर भी फू गोकू के ज्यादातर अटैक्स को काउंटर कर लेता है और कुछ देर फाइट करने के बाद गोकू के पास कोई और चॉइस नहीं थी और वो अपने नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू को इन पावर्स को यूज करता देख फू हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर तुम उस पावर को कैसे यूज कर रहे हो? लेकिन तभी गोकू पलक झपकाते ही फू के पास पहुंचकर उसके चेहरे पे एक जोरदार मुक्का मारता है और बीरस नीचे से ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो एक डिवाइन एनर्जी है, लेकिन ये मोर्टल उसे कैसे यूज कर पा रहा है? और तभी फू कहता है, आज तक जिसने भी इन पावर्स को यूज करने की कोशिश की है उनमें से हर कोई अपना माइंड का कंट्रोल खो बैठता है और वो पावर्स अपने यूजर के अंदर से उसके अंदर की नफरत को बाहर निकाल के लाता है, जैसा तुम्हारे दोस्त के साथ किया है। ऐसा कहकर गोकू कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने आखिर वेजेटा के साथ क्या किया है? आई एम सॉरी, मैं पहले ही बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ, चलो अब हमारे जाने का वक्त आ चुका है। ऐसा कहकर वो पलक झपकाते ही गोकू के पीछे पहुंच जाता है और उस पर एक अटैक करता है और गोकू उसकी स्पीड को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और गोकू के रिफ्लेक्स देखकर वो कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इससे बच पाओगे, चलो देखते हैं कि तुम इसे कैसे डॉज करते हो। ऐसा कहते ही वो बिजली की रफ्तार से अटैक करने चला जाता है। गोकू और फू के बीच काफी ज्यादा इंटेंस वाली फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही काफी ज्यादा स्पीड से एक दूसरे पर लगातार अटैक करने लगते हैं और दोनों की फाइट देखकर बीरस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि बीरस ने कभी किसी मोर्टल को ऐसा फाइट करते हुए नहीं देखा और फू के साथ बराबरी की फाइट कर रहा है और फू को फाइट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। और तभी वो कहता है कि मानना पड़ेगा कि लॉर्ड नैरोको की पावर तुम इस हद तक यूज कर पाओगे, लेकिन ये तो अच्छा है कि तुम उस पावर का फुल कंट्रोल नहीं जानते। चलो अब हमारे फाइट को खत्म करने का समय आ चुका है। ऐसा कहकर फू एक अजीब टेक्निक का यूज करके गोकू पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन बीरस फू को देखकर तुरंत समझ जाता है कि वो क्या करने जा रहा है, इसलिए वो तुरंत एक हकाई बोल का यूज करके अटैक करते हैं, जिसके चलते फू को बीरस के अटैक को रोकना पड़ा। ऐसा देख वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है, लगता है मुझे पहले तुम्हें ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। इसके जवाब में बीरस कहता है, ठीक है आ जाओ, मैं पहली बार अपनी 100% पावर का यूज करूंगा, तुम्हारे 100% पावर से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सुनते ही बीरस अपनी पावर को अनलॉक करने लगता है। बीरस की पावर धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लगती है। उसकी पावर बढ़ते ही डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। इतने ज्यादा फोर्स को देखकर गोकू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या आपने अभी तक अपना पावर रिवील नहीं किया था? तो क्या यह है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की रियल पावर? दूसरी तरफ डायमेंशन गैप से निकलकर सभी ज़ेनो पैलेस चले जाते हैं और फिर ज़ेनो कहते हैं कि कुछ पता चला? इसके जवाब में ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, पहली बात कि नैरोको सच में रिवाइव हो चुका है, आपने जैसा कहा था, फिलहाल वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऐसा सुनकर ज़ेनो कहता है, तो क्या हमें अभी उस पर अटैक कर देना चाहिए? नहीं, अभी हमें थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि मुझे उसके पैलेस से एक नई बीइंग की प्रेजेंस सेंस हुई थी, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर पाया कि वो कौन है, क्योंकि मैं जब तक वहाँ पर था मुझे उसकी प्रेजेंस के बारे में पता तक नहीं चला। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी पावर को इंक्रीज किया तो उस बीइंग ने कुछ सेकंड के लिए अपने आप को रिवील किया था। अगर उसने अपने प्रेजेंस को खुद से रिवील नहीं किया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि उसके पैलेस में ऐसा भी कोई मौजूद है। इसके बाद ज़ेनो वीस से पूछते हैं, उसे कुछ पता चला कि नहीं? इसके जवाब में वीस कहता है, नहीं ज़ेनो सामा, मैंने उसके पैलेस को पूरी तरीके से छानबीन कर लिया था, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा सुनकर ज़ेनो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और कहता है कि चीजें जैसी चल रही हैं मुझे सही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो लोग चाहते हैं कि हम उनके पैलेस पर अटैक कर दें, क्योंकि हम अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसे सिचुएशन में अगर हमने उन पर अटैक किया तो हम लोग डिसएडवांटेज में होंगे। तुम तुरंत जाकर उस मोर्टल गोकू को यहाँ ले आओ, क्योंकि हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। ऐसा सुनते ही वीस बीरस के प्लेनेट चला जाता है और दूसरी तरफ बीरस और फू की फाइट में बीरस अपनी पूरी पावर को रिवील कर देता है और बीरस को ऐसा करता देख फू भी अपनी पावर्स को बढ़ा लेता है। इसके बाद दोनों के बीच दोबारा बैटल शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर कुछ ही सेकंड में अनगिनत अटैक्स कर देते हैं। उनके अटैक्स टकराने से जो फोर्स क्रिएट हो रहा था वो इतना ज्यादा होता है कि गोकू को नीचे खड़े होने में प्रॉब्लम हो रहा था और वहीं वीस को भी बीरस के प्लेनेट से पावर सेंस हो जाती है और वो कहता है, लगता है लॉर्ड बीरस किसी से फाइट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है कि उन्हें इस लेवल की पावर को रिलीज करना पड़ा। मुझे जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। और तभी वीस पूरी रफ्तार से बीरस की तरफ बढ़ने लगता है और वहीं बैटलफील्ड में बीरस फू के ऊपर धीरे धीरे हावी होने लगता है और फू को बीरस के अटैक को काउंटर करने में प्रॉब्लम आ रही होती है और बीरस को ऐसा करता देख फू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पावर्स को और ज्यादा इंक्रीज करने लगता है। लेकिन लॉर्ड बीरस फू को पावर अप करने का मौका ही नहीं देते और उसके ऊपर बिना रुके अटैक्स करने लगते हैं और बीरस के अटैक को काउंटर करते करते फू को फाइनली एक ओपनिंग नजर आता है और अगले सेकंड फू बीरस के पेट पर एक जोरदार मुक्का मारता है। लेकिन लॉर्ड बीरस पर इसका कोई भी असर नहीं होता और बीरस एनर्जी बॉल बनाकर उस पर लगातार अटैक करता रहता है, जिसके चलते वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन लॉर्ड बीरस के अटैक यही नहीं रुकते और वो उसके ऊपर एक बड़े से एनर्जी बॉल से अटैक कर देते हैं। फू नीचे से उस एनर्जी बॉल को अपने करीब आता देख कुछ भी नहीं कर पाता और वो बीरस के अटैक में आ जाता है और उस एनर्जी बॉल के इम्पैक्ट पूरा का पूरा प्लेनेट ही काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है फू जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड
था इतने बड़े एनर्जी बॉल से हिट होने के बावजूद वो किसी तरह खड़ा हो जाता है। ऐसा देख गोकू और लॉर्ड बीरस हैरान हो जाते हैं कि इतने पावरफुल अटैक को रिसीव करने के बावजूद वो खड़ा कैसे हो गया। फू को देख लॉर्ड बीरस अपने आप को रोक नहीं पाते और उस पर दोबारा से अटैक करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बीरस के अटैक से पहले ही फू बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। और इस समय विश बीरस के प्लेनेट पर पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचकर विश देखता है कि पूरा का पूरा प्लेनेट ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और विश को देख लॉर्ड बीरस कहते हैं फू को बंदी बनाने के लिए, और ऐसा सुनते ही विश फू को एक ऐसे चैन से बांधता है जिससे वो अपनी पावर को रिकवर ना कर सके। उसके बाद विश जाकर लॉर्ड बीरस को हील करने लगता है। और वहीं ज़ेनो प्लेनेट के पैलेस पर ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो बात कर रहे थे, और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ज़ेनो सामा मेरे पास एक आइडिया है। और ऐसा सुनते ही ज़ेनो पूछते हैं कि किस तरह का आइडिया है उसके पास। हम शायद सुपर ड्रैगन बॉल की मदद ले सकते हैं, क्योंकि नैरो को अभी तक पूरी तरीके से रिवाइव नहीं हुआ है, तो शायद हम सुपर ड्रैगन बॉल की मदद ले सकते हैं। और ऐसा सुनकर ज़ेनो सामा थोड़ी देर तक सोचते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तो सारे के सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करो। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट जाकर सारे के सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लेते हैं और वो तुरंत सुपर शेनरॉन को बुलाते हैं। और शेनरॉन के आते ही ग्रैंड प्रिस्ट उससे विश मांगते हैं ताकि वो नैरोको को पूरी तरह से एग्जिस्टेंस से मिटा दे। ऐसा सुनकर शेनरॉन कहता है क्या ऐसा करना तो नामुमकिन है। और ऐसा सुनते ही ग्रैंड प्रिस्ट सरप्राइज हो जाते हैं और फिर पूछते हैं लेकिन ऐसा करना नामुमकिन क्यों है। इसके जवाब में सुपर शेनरॉन कहते हैं कोई नारोको एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा कहकर सुपर शेनरॉन गायब हो जाते हैं। ऐसा सुनते ही ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और ज़ेनो सामा कहते हैं इन सब का क्या मतलब हो सकता है। इसके जवाब में ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि सुपर शेनरॉन ने ऐसा क्यों कहा। इसके बाद दोनों दोबारा ज़ेनो प्लेनेट पर लौट आते हैं और दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड थे। और तभी ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट से पूछते हैं ग्रैंड प्रिस्ट आखिर तुम्हें डायमेंशन गैप में कौन नजर आया था। इसके जवाब में ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मेरी मुलाकात सीधा वेजिटा से हुई थी, लेकिन उससे जो पावर रिलीज हो रही थी वो विदाउट एनी डाउट नैरोको की थी। तो फिर सुपर शेनरॉन ने ऐसा क्यों कहा कि नैरोको एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नैरोको के अलावा कोई भी उसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सुपर शेनरॉन की बात सुनकर बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं जिसका जवाब हमें नहीं पता, लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट को कुछ याद आता है और वो कहते हैं ज़ेनो सामा हमें मास्टर ज़ोनो से पूछना चाहिए, शायद वो इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। और ऐसा सुनते ही ज़ेनो सामा राजी हो जाते हैं और वो दोनों ज़ोनो के पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीरस प्लेनेट पर दिखाया जाता है कि विश ने उसके पूरे प्लेनेट को पहले की तरह कर दिया था और उतनी ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से लॉर्ड बीरस काफी ज्यादा थक गए थे, जिसके चलते वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। और वहीं गोकू को बीरस और फू की फाइट को देखने के बाद मोटिवेशन मिलता है और उसे फू की बातें याद आती है जब उसने कहा था कि गोकू इन पावर्स को अभी तक पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो खुद से ट्रेनिंग करने लगता है। इन दी मेन टाइम फू होश में आ जाता है और वो देखता है कि उसे एक चेन से बांध कर रखा गया है। ऐसा देख वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो जितना ज्यादा स्ट्रगल करता है और वो चीज फू के उतनी ही ज्यादा पावर्स को अब्सॉर्ब करने लगती है, लेकिन चैन से बंधे होने के बावजूद वो अपनी तलवार को समन कर पाता है, जिसके चलते वो बीच की चैन को काट देता है और चैन के टूटते ही विश को पता चल जाता है और वो तुरंत फू के पास चला जाता है, लेकिन विश वहाँ पहुँचने में देर कर देता है और वो वहाँ से चला जा चुका था। ऐसा देख विश कंफ्यूज्ड हो जाता है कि फू ने विश के बैरियर को कैसे तोड़ा और ये भी कि फू की एनर्जी पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। लेकिन तभी अचानक विश को फू की एनर्जी गोकू के पास सेंस होती है और वो तुरंत गोकू के पास चले जाता है और वहाँ पहुंचकर भी वो देखता है इतने कम समय में फू ने गोकू को बेहोश कर दिया था और वो गोकू को अपने साथ लेकर जा ही रहा था, लेकिन तभी सही टाइम पर विश वहाँ पहुंच जाता है और उसे रोक लेता है। फू जानता था कि इस सिचुएशन में वो विश को नहीं हरा सकता और वो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पोर्टल में चला जाता है। और दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो सामा दोनों ज़ोनो के पैलेस पहुंच जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट को देख मास्टर ज़ोनो कहते हैं बहुत ही लंबे समय बाद आए ग्रैंड प्रिस्ट। उसके बाद ज़ेनो सामा तुरंत मास्टर ज़ोनो से पूछने लगते हैं कि सुपर शेनरॉन ने हमें बताया कि नैरोको जैसा बीइंग इस मल्टीवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आखिर इसका क्या मतलब है। इसके जवाब में मास्टर ज़ोनो कहते हैं सुपर शेनरॉन ने बिल्कुल सही कहा, नैरोको एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा सुनते ही ग्रैंड प्रिस्ट पूछने लगते हैं तो वेजिटा के अंदर जो मुझे पावर्स फील हुई आखिर वो किसकी है। इसके जवाब में मास्टर ज़ोनो कहते हैं आप दोनों को गलतफहमी हुई है, वो वेजिटा नहीं है। ऐसा सुनते ही ग्रैंड प्रिस्ट पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या कह रहे हैं, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो पावर नैरोको की ही थी, अगर वो वेजिटा नहीं है तो कौन है और उसके पास नैरोको की पावर कैसे आई। वो पावर्स एक्चुअली एक छलावा था, एक्चुअली वो आदरे क्लैन का आदमी था। ऐसा सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट दोबारा शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या आदरे क्लैन, लेकिन वो क्लैन तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था ना। इसके जवाब में मास्टर ज़ोनो कहते हैं अब भी उस क्लैन के कुछ मेंबर्स अभी जिंदा हैं और वो आदमी उनमें से ही एक है। इन सब को सुनने के बाद ज़ेनो सामा कहते हैं तो इसका मतलब मेरा भाई रिवाइव नहीं हुआ है। और फिर ज़ेनो सामा ज़ोनो से कहते हैं इससे ये बात तो क्लियर हो जाता है कि उनके रॉयल गार्ड्स में से कोई भी नजर क्यों नहीं आया। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट ज़ोनो से वेजिटा के बारे में पूछते हैं। इसके जवाब में ज़ोनो कहते हैं कि उन्होंने वेजिटा और कुछ लोगों को एक अलग डायमेंशन में बंद करके रखा है। इसके बाद ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट दोबारा से अपने प्लेनेट रिटर्न चले जाते हैं। उसके बाद प्लेनेट में पहुंचने के बाद विश ग्रैंड प्रिस्ट से कांटेक्ट करता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि उसके प्लेनेट पर क्या हुआ।
ऐसा सुनते ही ज़ेनोसामा तुरंत गोकू को उसके पैलेस पर लेके आने के लिए कहते हैं। इसके बाद व्हीस गोकू को लेकर ज़ेनो पैलेस की तरफ निकल पड़ता है और वहीं दूसरी तरफ डायमेंशन गैप में फू रिटर्न आ जाता है। फू को खाली हाथ लौटता देख वेजिटा के जैसा दिखने वाला वो बीइंग कहता है, तुम्हें मैंने काम दिया था लेकिन तुमसे वो भी नहीं हो पाया, अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे साथ अब क्या किया जाए। इसके जवाब में फू कहता है, आई एम सॉरी लॉर्ड, मुझे लगा नहीं था कि वो डिस्ट्रॉयर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ मिलियन सालों में तुम इतने ज्यादा कमजोर हो चुके कि तुमसे एक डिस्ट्रॉयर को नहीं मारा गया। अब ऐसा लगता है मुझे खुद वहाँ जाना होगा। ऐसा सुनकर वो कहता है, माय लॉर्ड ये आप क्या कह रहे हैं, आप वहाँ पर खुद जाएंगे। इसके बाद हमें उस डायमेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पर यूनिवर्स 7 के रियल वेजिटा जमीन पर बेहोश पड़ा था। लेकिन तभी वेजिटा को सेंस होता है कि एक बीइंग काफी ज्यादा रफ्तार से वेजिटा पर अटैक करने आ रहा है। ऐसा सेंस करते ही वो जाग जाता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वेजिटा उस बीइंग की तरफ देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि फ्रीजा होता है। फ्रीजा को देख वेजिटा कहता है, क्या फ्रीजा, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो फू ने मार दिया था ना। ऐसा सुनते ही फ्रीजा कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम मुझे कैसे जानते हो? फ्रीजा के ऐसा कहते ही वेजिटा उस पर अटैक करने चला जाता है। वेजिटा को ऐसा करता देख फ्रीजा कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है और फ्रीजा के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है और वेजिटा का ऐसा बिहेवियर देख फ्रीजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वेजिटा पर लगातार अटैक करने लगता है। फ्रीजा को अटैक्स को करने के दौरान वेजिटा नोटिस करता है वो फ्रीजा के सभी अटैक्स को बड़ी आसानी से काउंटर कर पाता है, लेकिन वहीं फ्रीजा को वेजिटा के अटैक्स को काउंटर करने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा देख फ्रीजा सोचता है, आखिर ये है कौन, आखिर मैं इसे क्यों नहीं हरा पा रहा, कोई मोटल आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? और तभी फ्रीजा कहता है, तो ठीक है मोटल, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहते ही फ्रीजा पावर अप करता है और अपने अगले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रीजा को पावर अप करता देख वेजिटा भी सुपर सैन वाले ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है और वेजिटा को सुपर सैन ट्रांसफॉर्मेशन में होता देख फ्रीजा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या एक सैयन, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैंने तुम सबको अपने हाथों से मारा था। और फ्रीजा का ऐसा अजीब सा बर्ताव देख वेजिटा कहता है, आखिर ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? कुछ समय पहले तो इसके और कैकरोट के बीच काफी ज्यादा इंटेंस वाला बैटल हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ये सब कुछ भूल तो नहीं गया? तो वेजिटा सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म होकर फ्रीजा पर अटैक करने के लिए चला जाता है और फिर दोनों के बीच काफी ज्यादा इंटेंस वाली फाइट शुरू हो जाती है। फ्रीजा वेजिटा पर लगातार अटैक्स करने लगता है, लेकिन वेजिटा अपने सुपर सैन में फ्रीजा के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। ऐसा देख फ्रीजा वेजिटा पर एक की ब्लास्ट जैसा अटैक करता है और अगले सेकंड फ्रीजा वेजिटा के पास पहुंचकर उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसके चलते वेजिटा जमीन से टकरा जाता है। फ्रीजा वेजिटा को संभलने का टाइम ही नहीं देता और उस पर लगातार की ब्लास्ट अटैक करता रहता है। इतने सारे अटैक्स के चलते वो जगह पूरा का पूरा धूल से भर जाता है, लेकिन जैसे ही वो धूल हटता है तो फ्रीजा देखता है कि वेजिटा के ऊपर उसके अटैक्स का कोई भी असर नहीं हुआ है। ऐसा देख फ्रीजा हैरान हो जाता है और वेजिटा कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम इन छोटे मोटे अटैक से मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे? चलो ये भी सही है, तुम अब तक जिंदा हो क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा और हमारे साथ जो तुमने किया है उसका बदला मैं जरूर लूंगा। इन सब के जवाब में फ्रीजा कहता है, तुम मेरे अटैक से बच गए, क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लगने लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो? लगता है अब तुम्हें महान लॉर्ड फ्रीजा के खौफ से रूबरू कराने का। ऐसा कहते ही फ्रीजा अपनी पूरी फोर्स से वेजिटा पर अटैक करने के लिए चला आता है। फ्रीजा वेजिटा पर कुछ ही सेकंड में कई सारे अटैक्स कर रहा था, जिन्हें काउंटर करने में वेजिटा को प्रॉब्लम होने लगा। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वेजिटा धीरे धीरे करके फ्रीजा के अटैक पैटर्न्स को समझने लगा, जिसके चलते वेजिटा को पहले की तरह प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद वेजिटा फ्रीजा पर कोई भी ओपनिंग नहीं कर पाता। वेजिटा को ऐसा करता देख फ्रीजा कहता है, क्या बात है मंकी, मुझे लगा था कि तुम अब मरने वाले हो। ऐसा सुनकर वेजिटा का गुस्सा और ही बढ़ जाता है और वो फ्रीजा के सभी अटैक को डिफ्लेक्ट करते हुए उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। फ्रीजा पर लगातार अटैक करते करते वेजिटा अचानक उसके पीछे आकर उसके पीठ पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके चलते फ्रीजा पीछे हट जाता है और इसके तुरंत बाद वेजिटा फ्रीजा पर एक पावरफुल एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है। उस एनर्जी बॉल को अपनी तरफ आता देख फ्रीजा भी एक एनर्जी बॉल बनाकर उस अटैक की तरफ छोड़ देता है और दोनों की एनर्जी बॉल के टकराने की वजह से वहाँ पर एक खतरनाक शॉक निकलने लगती है और फ्रीजा का एनर्जी बॉल वेजिटा के एनर्जी बॉल को पीछे ढकेलने लगता है। ऐसा देख वेजिटा अपनी पावर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज करता है और एक फाइनल फोर्स लगाता है अपने अटैक में। इसके चलते वेजिटा का एनर्जी बॉल फ्रीजा के एनर्जी बॉल को कैंसिल आउट करके फ्रीजा पर एक बहुत ही पावरफुल हिट करता है। और दूसरी तरफ गोकू को लेकर व्हीस ज़ेनो पैलेस जा रहा था, जहाँ ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट नेरोको के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, पता नहीं अब तक उन लोगों ने जो कुछ किया है उन सब का आखिर क्या मतलब है। ऐसा सुन ज़ेनोसामा कहते हैं, हमें शुरू से सब कुछ डिकोड करना होगा, तब तक उन्होंने जो भी कुछ किया है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट शुरू से सब कुछ बताने लगते हैं। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, शुरू से सब कुछ समझने के बावजूद कई सारे सवाल चल रहे हैं, जैसे कि फू पहले गोकू को ले जाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है और उसके बाद अचानक वो लोग गोकू को छोड़कर वेजिटा को अपने साथ ले गए। गोकू को ले जाने के बारे में समझ आता है, लेकिन वो लोग अचानक वेजिटा को ही क्यों ले गए? और इन सब के कनेक्शंस के बीच गोकू और व्हीस वहाँ पहुँच जाते हैं और गोकू कहता है, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि वो लोग वेजिटा को लेकर क्यों चले गए। मुझे ले जाने का समझ आता है क्योंकि मेरे अंदर नेरोको की पावर्स हैं, लेकिन वेजिटा के पास तो ऐसी कोई पावर्स भी नहीं है। हाँ, वो
बात अलग है कि वो अपने आप को प्रिंस ऑफ ऑल साइयन कहता है। ऐसा सुनते ही ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या कहा तुमने गोकू? हाँ, वो अपने आप को प्रिंस ऑफ ऑल साइयन कहता है क्योंकि उसके फादर साइयन रेस के किंग थे। ऐसा सुनते ही ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, ओ अच्छा, तो असल में ये रीजन है वेजिटा को लेकर जाने का। ऐसा सुनकर गोकू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और गोकू कहता है, इससे क्या मतलब है? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या तुमने कभी फर्स्ट साइयन के बारे में सुना है? तभी गोकू कहता है, क्या आप सुपर साइयन गॉड के बारे में बात कर रहे हैं? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं, फर्स्ट साइयन। इसकी पावर का अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो। कहा जाता है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो ओमनी किंग के गार्ड्स तक को टक्कर दे सकता था। ऐसा सुनकर गोकू कहता है, तो आखिर इसमें और वेजिटा में ऐसा क्या लिंक हो सकता है? इसका रीजन है रॉयल ब्लड। तुम साइयंस के ब्लड के जरिए उस फर्स्ट साइयन की पावर को दोबारा वापस ला सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हारा रॉयल ब्लड होना जरूरी होगा। ऐसा सुनकर गोकू कहता है, तो शायद इसीलिए वेजिटा को ले जाया गया है, तो हमें जल्द से जल्द वेजिटा को वापस लाना होगा, इससे पहले कि कुछ बहुत बुरा हो जाए। और वहीं ग्रैंड प्रिस्ट कुछ सोच रहे थे और वो कहते हैं, मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। गोकू के अंदर की नेरुको की पावर को वेजिटा की बॉडी में डालकर वो लोग उस फर्स्ट साइयन को वापस रिवाइव करना चाहते हैं, और अगर वो लोग ऐसा करने में कामयाब हुए तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा। और तभी वो नेरुको जैसा दिखने वाला वेजिटा जेनोसामा के पैलेस के ऊपर खड़ा होता है और उसे देख कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि वो खुद यहाँ पर क्या करने आया है। और गोकू को पता नहीं था कि उसके सामने जो है वो वेजिटा नहीं है, इसलिए वो कहता है, ओ वेजिटा, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा, लेकिन तुम वापस कैसे आए? गोकू के ऐसा कहते ही ग्रैंड प्रिस्ट उसे वेजिटा के पास जाने से रोक लेते हैं और कहते हैं, रुक जाओ, वो कोई वेजिटा नहीं है बल्कि एक बहरूपिया है। ऐसा सुनकर गोकू थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, ये एक ऐसे क्लैन से बिलोंग करता है जो लोग किसी का भी रूप ले सकते हैं। इसी रीजन की वजह से इन्हें पास्ट में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन पता नहीं ये लोग कैसे बच गए। ये सुनकर वो बहरूपिया कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये मैं हूँ वेजिटा, क्या करो तुम तो कुछ कहो ना। और फिर गोकू कहता है, मैं क्या करूँ, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वो लोग किसी का भी रूप हूबहू कॉपी कर सकते हैं। मेरी बात मानो, तुम वीस के पास चले जाओ। हमें नहीं पता कि वो क्या प्लान करके आया है, लेकिन अगर वो तुम्हें ले जाने में कामयाब हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा सुनकर वो बहरूपिया कहता है, तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता है। चलो वो भी सही है, मैं भी इस फॉर्म में रहकर बोर हो चुका हूँ। ऐसा कहकर वो बहरूपिया ट्रांसफॉर्म होकर अपने असली बॉडी में आ जाता है। काफी ज्यादा वक्त हो चुका है मेरे इस फॉर्म को देख के, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हुआ कहता है, मेरा नाम हर्ट्स है, मिलकर अच्छा लगा। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, पिछली बार तो तुम जैसा कोई भी नेरुको के पास नहीं था, तो तुम नेरुको के लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? क्या रिलेशन है तुम्हारा और नेरुको का? जब तुम लोगों ने बेरहमी से हमारे पूरे क्लैन को खत्म कर दिया, तब लॉर्ड नेरुको ने हमारी मदद की। उन्होंने हमें अपनी पावर्स दी ताकि हम अपना बदला ले सके, और अब मैं तुम सब में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। और तभी हर्ट्स रफ्तार से अटैक करने के लिए चला जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट उसके अटैक को एक ही हाथ से ब्लॉक कर देते हैं, और ग्रैंड प्रिस्ट भी उसके अटैक को काउंटर करके उस पर एक पंच मारते हैं। और हर्ट्स तुरंत ग्रैंड प्रिस्ट के पंच को डॉज करके उनके चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है, जिसके चलते ग्रैंड प्रिस्ट दीवार में जाकर टकरा जाते हैं। हर्ट्स की पावर को देख ग्रैंड प्रिस्ट हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हर्ट्स कभी भी अपने पावर्स के लिए फेमस नहीं था। वो लोग वॉरियर रेस से नहीं थे। भले ही तुम्हारी पावर्स ज्यादा हो गई है, लेकिन ऑफ कोर्स इतनी पावर भी काफी नहीं होगी मुझे हराने के लिए। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रिस्ट टेलीपोर्ट होकर हर्ट्स के पीछे आ जाते हैं और कहते हैं कि सामने क्या देख रहे हो, मैं यहाँ हूँ। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रिस्ट हर्ट्स पर एक पावरफुल एनर्जी बॉल से अटैक करते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड ग्रैंड प्रिस्ट देखते हैं कि हर्ट्स ने अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लिया था, जिसके चलते उस पर एक भी खरोच नहीं आई। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट और हर्ट्स के बीच एक हैंड टू हैंड बैटल शुरू हो जाता है। दोनों काफी ज्यादा रफ्तार के साथ फाइट करते हैं। हर्ट्स ग्रैंड प्रिस्ट को एक बैरियर में बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट टाइम रहते ही उससे बच जाते हैं और काफी रफ्तार के साथ हर्ट्स के एनर्जी बॉल को ब्लॉक करते हैं और उसके करीब जाने लगते हैं। और हर्ट्स को अपनी तरफ करीब आता देख ग्रैंड प्रिस्ट सोलर फ्लेयर की तरह एक टेक्निक यूज करते हैं, जिसके चलते वो पूरी जगह एक रोशनी से भर जाती है। इसके चलते हर्ट्स को कुछ भी नजर नहीं आता और ग्रैंड प्रिस्ट उसका फायदा उठाते हुए हर्ट्स पर एक बड़े एनर्जी बॉल से अटैक कर देते हैं, और उस एनर्जी बॉल से बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके चलते पूरा का पूरा जगह कांपने लगता है। उसके बाद हमें हर्ट्स को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, और वो कहता है, लगता है मुझे उस चीज का यूज करना ही होगा, वरना मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और एक छोटे से एनर्जी बॉल को समन करता है, और वो पावर ऐसा है कि अगर हर्ट्स उस एनर्जी बॉल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ देर तक सब कुछ शांत हो जाता है, और कुछ ही सेकंड के अंदर एक एनर्जी का स्ट्रिंग शुरू हो जाता है। उससे जो फोर्स क्रिएट हो रही थी वो काफी ज्यादा थी। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट और बाकी सब हैरान हो जाते हैं, और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा, विश चाहे कुछ भी हो जाए, तुम गोकू को प्रोटेक्ट करोगे। ग्रैंड प्रिस्ट के ऐसा कहते ही और हर्ट्स अपने नए फॉर्म में पलक झपकाते ही ग्रैंड प्रिस्ट के पास पहुंच जाता है। तुम्हारा ध्यान कहाँ है ग्रैंड प्रिस्ट? ऐसा कहकर हर्ट्स ग्रैंड प्रिस्ट को एक ऐसा पंच मारता है जिससे वो पैलेस के बाहर चले जाते हैं। इसके बाद हर्ट्स पैलेस की तरफ जाने लगता है। ऐसा देख ग्रैंड प्रिस्ट फुल स्पीड में हर्ट्स के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इतनी भी क्या जल्दी है, जरा मैं
अभी तो देखो तुम्हारी इस नई फॉर्म की पावर। ऐसा कहते ही ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर को इंक्रीज करने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट की पावर धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है और हर्ट्स भी अपने पावर को इंक्रीज करने लगता है और दोनों की पावर्स एक दूसरे से टकराने के कारण काफी ज्यादा फोर्स क्रिएट हो रहा था। इसके बाद दोनों एक अटैक कर रहे थे और उन दोनों की फाइट को देखकर गोकू कहता है उन दोनों की स्पीड तो मेरी लिमिट के भी बाहर है। वहीं हर्ट्स ग्रैंड प्रिस्ट पर अपने क्यूब की मदद से अटैक करते हैं, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि एक एक ब्लास्ट से पूरा का पूरा पैलेस का हिस्सा गायब हो रहा था और धीरे धीरे करके हर्ट्स के अटैक के चलते ग्रैंड प्रिस्ट को काफी ज्यादा डैमेज पहुंच रहा था। ऐसा देख हर्ट्स कहता है हमारे पूरे रेस के साथ तुम लोगों ने जो किया है ये उसका बदला है, अब तुम्हारे मरने का समय हो चुका है। और ग्रैंड प्रिस्ट देखते हैं कि उन्हें हर्ट्स के अटैक से काफी ज्यादा डैमेज पहुंच रहा होता है। ऐसा देख हर्ट्स कहता है इससे पहले कि तुम फाइट करने के काबिल ही ना रहो अपनी फुल पावर का यूज कर लो ग्रैंड प्रिस्ट, वरना बाद में तुम्हें पछताना भी पड़ सकता है। ऐसा कहते ही हर्ट्स ग्रैंड प्रिस्ट पे अटैक करने के लिए चला जाता है और वो लगातार अटैक्स करने लगता है और ग्रैंड प्रिस्ट को उसके अटैक को काउंटर करने में प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसा होता देख ग्रैंड प्रिस्ट फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो अपने फुल पावर को यूज करेंगे और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि एक आदरे क्लैन के मेंबर्स को हराने के लिए मुझे अपनी लिमिट्स को तोड़ना होगा, चलो अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं और उनकी पावर्स धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लगती है। लेकिन तभी अचानक से एक ब्लास्ट होता है और उनकी पावर्स पूरे मल्टीवर्स में फैलने लगती है। हर एक यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस पावर्स को फील कर पा रहे थे और फिर बीरस कहते हैं ये क्या, ये तो ग्रैंड प्रिस्ट की पावर्स हैं, लेकिन कुछ अलग ही फील हो रहा है। पिछली बार जब ग्रैंड प्रिस्ट ने अपने पावर्स को रिलीज किया था तब और अब में काफी ज्यादा डिफरेंस है। आखिर वहाँ चल क्या रहा है कोई भी कुछ नहीं समझ पाता और सभी ज़ेनोसामा के पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं। और हर्ट्स ग्रैंड प्रिस्ट की पावर्स को देखकर कहता है लगता है तुम फाइनली सीरियस हो चुके हो ग्रैंड प्रिस्ट, चलो अच्छा है, मैं भी तुम्हें अपने फुल पावर्स में हराना चाहता हूँ क्योंकि उसके बाद ही तुम्हें हमारे नफरत का अंदाजा होगा। जब तुम हमारे पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर रहे थे तब हमारे लोगों के चीखों को मैं आज तक नहीं भूल पाया। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं लॉर्ड नैरोको को रिवाइव करके रहूंगा। किंग ऑफ एवरीथिंग की कुर्सी पर लॉर्ड नैरोको का हक है। ऐसा कहकर हर्ट्स ग्रैंड प्रिस्ट पे अटैक करने के लिए चला जाता है। दोनों एक दूसरे पर बिना रुके अटैक्स करने लगते हैं। उनके फाइट के इम्पैक्ट के चलते वहाँ आसपास के प्लैनेट तुरंत धूल में बन जा रहे थे। हर्ट्स की पावर काफी ज्यादा थी। ग्रैंड प्रिस्ट के फुल पावर्स को यूज करने के बावजूद हर्ट्स ग्रैंड प्रिस्ट के बराबरी में फाइट कर रहा था। तभी हर्ट्स ग्रैंड प्रिस्ट पर एक एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट उस एनर्जी बॉल को एक ही हाथ से रोक लेता है। और फिर हर्ट्स कहता है क्या ग्रैंड प्रिस्ट ये तुम्हारी फुल पावर है? अफसोस, अगर ये तुम्हारी फुल पावर है तो तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। ऐसा सुनते ही ग्रैंड प्रिस्ट मुस्कुराने लगते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट को मुस्कुराता हुआ देख हर्ट्स कहता है क्या तुम्हें सीरियसली लगता है इन लेवल्स के पावर से तुम मुझे हरा सकते हो? लेकिन तभी अचानक से कुछ चेनें आकर हर्ट्स को जकड़ लेती है। ऐसा देख हर्ट्स चौंक जाता है और कहता है ये क्या, मुझे तो कोई पावर सी सेंस नहीं हुई, तो आखिर ये चेन कहाँ से आई, या आखिर तुमने कैसे किया? इसके जवाब में ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं अगर तुम्हें यही समझ नहीं आया कि वो चैन तुम तक कैसे पहुंची तो तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। ग्रैंड प्रिस्ट के ऐसा कहते ही हर्ट्स तुरंत समझ जाता है तो इसका मतलब जब तुमने उस एनर्जी बॉल को रोका तो तुमने मेरे एनर्जी बॉल को मेरे खिलाफ यूज किया और उस एनर्जी बॉल के टूटते ही तुमने उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाकर मेरे चारों तरफ फैला दिया था। इम्प्रेसिव, बट तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है इन चैन के जरिए क्या तुम मुझे रोक सकते हो? इसके जवाब में ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम चैन को तोड़कर आजाद हो सकते हो तो तुम बेझिझक कोशिश कर सकते हो। ग्रैंड प्रिस्ट के ऐसा कहते ही हर्ट्स चैन को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस चैन पर जितना भी फोर्स लगता गया वो चैन उतने ही ज्यादा टाइट होता गया, जिसके चलते हर्ट्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा। हर्ट्स को इतना ज्यादा स्ट्रगल करता देख ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं जैसा मैंने कहा था तुम उन चैन्स को नहीं तोड़ पाओगे, चलो अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। ऐसा कहते ही ग्रैंड प्रिस्ट हर्ट्स को फिनिश करने के लिए एक एनर्जी बॉल तैयार करते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट को ऐसा करता देख हर्ट्स अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता और धीरे धीरे करके हर्ट्स की पावर भी कम होने लगती है, क्योंकि वो जो एनर्जी बॉल के साथ मर्ज हुआ था अब तक उसी की पावर्स ले रहा था, लेकिन अब वो खत्म हो रही है। लेकिन अगर हर्ट्स किसी तरह चैन से आजाद हो भी जाता है फिर भी वो ग्रैंड प्रिस्ट को हरा नहीं पाएगा और तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपने एनर्जी बॉल को हर्ट्स पर छोड़ देते हैं और फिर हर्ट्स उस एनर्जी बॉल का शिकार हो जाता है। उस एनर्जी बॉल के ब्लास्ट के चलते पूरा का पूरा मल्टीवर्स कांपने लगता है। उसके बाद हमें हर्ट्स को दिखाया जाता है जो कि जमीन पर काफी बुरी हालत में पड़ा होता है और वो कहता है तो उन पावर्स को यूज करने के बावजूद मैं तुम्हें हरा नहीं पाया, लगता है बाकियों के साथ मिलने का मेरा वक्त आ चुका है। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, ग्रैंड प्रिस्ट नैरोको को रिवाइव होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके रिवाइवल को हम लोग डिले कर सकते हैं। ठीक 5 साल बाद नैरोको का रिवाइवल होने वाला है, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें एक काम करना होगा। ऐसा कहते ही हर्ट्स अपने हाथ को आगे बढ़ाकर एक एनर्जी बॉल को समन करता है और वो कहता है कि इस एनर्जी बॉल को तुम गोकू के अंदर सील कर दो ताकि नैरोको की पावर सील हो जाए, लेकिन इसकी वजह से गोकू भी इन पावर्स को यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बात याद रखना 5 साल बाद नैरोको का रिवाइवल
रिवाइवल होगा। ऐसा कहते ही हर्ष ग्रैंड पिस्ट को एनर्जी बॉल दे देता है। ग्रैंड पिस्ट हर्ष से सवाल पूछने लगते हैं कि नैरो को कैसे रिवाइव होने वाला है, लेकिन हर्ष धीरे धीरे करके धूल में बदलने लग जाता है, क्योंकि हर्ष ने आज जो भी कुछ किया है उन सब का रीजन वो खुद है, क्योंकि उन्होंने ही हर्ष के पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हर्ष ने जैसा कहा ग्रैंड पिस्ट उस एनर्जी बॉल को गोकू के अंदर सील कर देते हैं, जिसके चलते नेरुको की पावर कुछ टाइम के लिए सील हो जाती है। इन सब के दौरान वही दूसरी डायमेंशन में वेजिटा और फ्रीजा के बीच काफी ज्यादा इंटेंस वाली फाइट चल रही थी। वहाँ वेजिटा अपने फाइनल फ्लैश के जरिए फ्रीजा को हरा देता है। इसके बाद हमें फ्रीजा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी हालत में नीचे पड़ा होता है, और वो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक मंकी ने मेरी ऐसी हालत कर दी। ऐसा कहकर फ्रीजा धीरे धीरे करके दोबारा खड़ा हो जाता है, और वो कहता है मुझे लगा नहीं था कि मुझे इस फॉर्म को एक मंकी पे यूज करना पड़ेगा, अब देखता हूँ कि तुम इससे कैसे बचते हो। ऐसा कहते ही फ्रीजा पावर अप करने लगता है। धीरे धीरे करके फ्रीजा के चारों तरफ एक गोल्डन ऑरा आने लगती है, और फाइनली वो अपने गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रीजा को गोल्डन फॉर्म में देख वेजिटा कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस फॉर्म से हरा सकते हो तो तुम गलत हो। ऐसा कहकर वेजिटा भी अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है, अपने सुपर सैयन गॉड ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है, और फ्रीजा वेजिटा को देख काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर वेजिटा पर अटैक करने के लिए चला जाता है, और दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक्स करने लगते हैं। वेजिटा फ्रीजा पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स करने लगता है, और ऐसा देख फ्रीजा हैरान हो जाता है आखिर वो गोल्डन फॉर्म के बराबर फाइट कैसे कर रहा है। इसी दौरान फ्रीजा वेजिटा के सभी अटैक को डिफ्लेक्ट करते हुए उस पर एक पावरफुल एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है, जिसके चलते फ्रीजा जमीन से टकरा जाता है। और फ्रीजा की यह हालत देख वेजिटा कहता है क्या बात है फ्रीजा, मुझे लगा था कि तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन ये क्या, ऐसा लग रहा है कि तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। और ऐसा सुनते ही फ्रीजा स्माइल करता है क्या तुम्हें सीरियसली लगता है कि इस लेवल के पावर्स के साथ तुम मुझे हरा सकते हो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पावर किसे कहते हैं। ऐसा कहकर फ्रीजा पलक झपकाते ही वेजिटा के सामने पहुंच जाता है, और फिर वेजिटा के चेहरे पर एक पावरफुल पंच मारता है, लेकिन वेजिटा उसके पंच को एक हाथ से रोक लेता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यानी कि प्रिंस वेजिटा को आसानी से हरा दोगे। और ऐसा कहते ही दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक्स करने लगते हैं, और फिर अचानक से वेजिटा उस पर अटैक कर देता है, और फ्रीजा उन सभी अटैक को डॉज करते हुए वेजिटा के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन फ्रीजा यहीं तक नहीं रुका, वो वेजिटा पर लगातार अटैक करने लगता है। फ्रीजा को ऐसा करता देख वेजिटा समझ जाता है कि फ्रीजा अब भी अपनी फुल पावर्स के साथ नहीं लड़ रहा है, इसलिए वेजिटा फ्रीजा को अपनी फुल पावर यूज करने का मौका देता है, उस पर अपने बचे हुए पावर से अटैक करने लगता है। वेजिटा को ऐसा करता देख फ्रीजा कुछ समझ नहीं पाता, इससे फ्रीजा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपने फुल पावर्स का यूज करूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें मिटाने के लिए तैयार हूँ। और तभी फ्रीजा के अंदर एक एनर्जी बॉल समाने लगती है, जिससे उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है, और उसकी रेज से आसपास की चीजें धूल में बदलने लग जाती है। और ऐसा देख वेजिटा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और फ्रीजा की पावर्स को देख उसका पूरा शरीर कांपने लग जाता है, और तभी फ्रीजा उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, और फ्रीजा को आता देख वेजिटा शॉक में होता है, उसका पूरा शरीर ही पैरालाइज हो जाता है। लेकिन तभी वेजिटा के अंदर से एक आवाज आती है ये तुम क्या कर रहे हो वेजिटा, तुम्हें पता है ना तुम कौन हो, चलो अब जल्दी से मुझे अपनी बॉडी स्विच करने दो। और वेजिटा कुछ भी समझ नहीं पाता, और तभी अचानक से एक बहुत बड़ा एनर्जी का विस्फोट होता है, और चारों तरफ धूल ही धूल होता है, और अचानक उस धूल से कोई निकलता है, और ये और कोई नहीं बल्कि अपना वेजिटा होता है। और वेजिटा का ऑरा इतना डार्क होता है कि फ्रीजा जमीन पर बैठ जाता है, और ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। और नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब आप लोग अपना फुल सपोर्ट दिखाओगे। तब तक के लिए बाय बाय।